प्रत्यक्ष तिरंगा लहराए, प्रत्यक्ष तिरंगा लहराए, प्रति हृदय से उन्मुख वंदन हो। प्रत्यक्ष तिरंगा लहराए, प्रति हृदय से उन्मुख वंदन हो। समृद्ध श्री जन जन से हो, समृद्ध श्री जन जन से हो। हर एक मस्तक पर चंदन हो, हर एक मस्तक पर चंदन हो। सुप्रभात, आदर, अभिवादन। भारत की संवैधानिक चेतना को समर्पित इस गरिमामय गोष्ठी में मैं समीक्षा ठाकुर आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आदरणीय निपुण आलम्बियान जी को, हमारे राष्ट्रीय संयोजक। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इन्होंने आज इस कार्यक्रम को दिशा देने के लिए मुझे चुना है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय धीरज कुमार जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ खड़े होने का अवसर प्रदान किया है। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं उस विचार की चर्चा करने हेतु, एक ऐसा विचार जो हमारे देश में समाहित है, हमारी रग रग में समाहित है। तो उस विचार की चर्चा करने हेतु जो विधिक नहीं है, जो केवल विधिक नहीं है बल्कि उसमें न्याय भी समाहित है, जो केवल हमारा अधिकार नहीं है बल्कि हमारा उत्तरदायित्व भी है, जो मात्र पंक्तियां नहीं है, वो भारत की आत्मा की धड़कन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के संविधान की। भारत का संविधान वह दीप है जो प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण को आलोकित करता है। हम भारत के संविधान से ही जीवित हैं। यह वह प्रभावी प्रकल्प है जो जिसने हमें स्वतंत्रता दी है, जिसने हमें समानता दी है, जिसने हमें जीवन जीने की नई दिशा दी है, हमें चेष्टाएं दी हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप यथास्थान खड़े होकर राष्ट्रगान में सम्मिलित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगो। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बैठ सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय अतिथियों को कि कृपया वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। यह दीप आज उस संविधान की ज्योति को प्रज्वलित करेगा जिसने भारत को दिशा दी है, दृष्टि दी है, लोकतंत्र की गरिमा दी है। देखिए, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं और ये हमें ले चल रहे हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। ये हमें ले चल रहे हैं पृथ्वी से आकाश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आदरणीय निशा जी दीप प्रज्वलित कर रही हैं और वे हमें पूर्णता प्रदान कर रही हैं। हम बढ़ रहे हैं अपूर्णता से पूर्णता की ओर। दीप जलाना, दीपदान करना, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। दीप जलाना केवल एक परंपरा नहीं है, ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की एक यात्रा है। ये प्रतीक है उस ज्योति का जो हम प्राणियों को परमात्मा से मिलाती है।
हमें अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाती है। दीप साक्षात्कार कराते हैं हमें स्वयं से स्वयं का। वास्तव में दीप हमें जीवन जीना सिखाते हैं। बचपन में हम सभी ने पढ़ा था असतो मा सद्गमया। दीप प्रज्वलित हो चुके हैं और हम अंधकार से प्रकाश की ओर चल दिए हैं। हम हर कोई देखिए अपने अपने कदम बढ़ा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ कार्यक्रम को नई दिशा देते हैं। मैं हृदय से आमंत्रित करना चाहती हूँ अपनी उत्साही युवा शक्ति को कि वे हमारे अतिथियों का पुष्प और पटका देकर उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। हमारी युवा शक्तियाँ आइए, आप सभी आइए और हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए। तो नहीं, हमारे प्रधानाचार्य जी का सम्मान सर्वप्रथम किया जाएगा क्योंकि हमारे शिक्षक, हमारे आचार्य ही हमें दिशा देते हैं। इसके उपरांत मैं आग्रह करूंगी कि हमारी बहन जी निशा चौधरी जी का सम्मान किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि सम्मान किया जाए आदरणीय श्री मुकुंद बिहारी जी का। इसके उपरांत कृपा कर सम्मान करें आदरणीय श्री चमन लाल जी का। हमारे कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय धीरज कुमार जी की ओर आप अपने कदम बढ़ाइए और उनका सम्मान कीजिए। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय संयोजक सशक्त भारत मंच आदरणीय श्री निपुण आलम्बयान जी का कृपया सम्मान कीजिए, पटका पहनाकर और उनको पुष्प देकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गाजियाबाद के हमारे कार्यवाह हैं आदरणीय श्री अमरदीप शर्मा जी, कृपा कर उनका पटका पहनाकर और पुष्प देकर सम्मान किया जाए। कितना अच्छा लगता है जब तालियों से गूंज जाता है पूरा सभागार। कुछ तालियां आप स्वयं के लिए भी बजा दीजिए क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं और जब तक सामने वाली कुर्सियां भरी नहीं होती तो इस तरफ वाली कुर्सियों को क्या ही प्रेरणा मिलेगी, और सामने वाली कुर्सियों को भी प्रेरणा तभी मिलेगी जब इस तरफ हमारे विद्वजन हमें अच्छी अच्छी बातें करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो एक बार तालियां आप स्वयं के लिए बजा दीजिए कलरव दुनिया से। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आइए फिर कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ किरोड़ी मल महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी माननीय श्री दिनेश खट्टर जी को कि वे कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी नव कुसुमों को अनुग्रहित करें।
आदरणीय अतिथिगण, मेरे सम्मानित सहयोगी प्राध्यापकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आज का यह अवसर अत्यंत गौरवपूर्ण है। हम सभी यहाँ संविधान जानो जैसी महत्वपूर्ण विषय पर एकत्र हुए हैं। एक ऐसा विषय जो ना केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि हर भारतीय के भीतर राष्ट्र प्रेम की लौ को और प्रज्वलित करता है। हमारा संविधान ना केवल एक विधिक दस्तावेज है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतिबिंब है। इसने हमें ना केवल अधिकार दिए हैं बल्कि यह भी सिखाया है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का माध्यम है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को वास्तविकता में बदलने का यंत्र है। आज हमारे बीच आदरणीय निशा चौधरी जी जैसी सजग, समर्पित एवं प्रेरणादायक हस्ती का होना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही हम कृतज्ञ हैं आदरणीय श्री चमन लाल जी का, जिनकी वाणी में भाई साहब की वाणी में राष्ट्र चिंतन की स्पष्टता होती है। श्री मुकुंद बिहारी जी का एवं श्री निपुण जी का, जिनके विचार युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं श्री धीरज जी का, जिन्होंने सशक्त भारत मंच के माध्यम से इस अत्यंत प्रासंगिक सेमिनार का आयोजन कर संविधान के मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महान कार्य किया है। तो आज का यह आयोजन हमें यह स्मरण कराता है कि जब नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं तभी राष्ट्र सशक्त होता है। हमारा संविधान हमें यह शक्ति देता है जिससे हम सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, न्यायप्रिय हो और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। आज जब हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं तो हमारे पड़ोसी देशों की वर्तमान स्थिति हमें गहरी सीख देती है। नेपाल जो एक नया गणतांत्रिक राष्ट्र बना, वहां बार बार संविधान संशोधनों और राजनीतिक अस्थिरता ने जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति शंका उत्पन्न की है। वहीं बांग्लादेश में हालिया घटनाओं, विशेष रूप से लोकतंत्र के हनन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश, यह दर्शाते हैं कि संविधान का केवल होना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका सम्मान, पालन और जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। यही वह बिंदु है जहां भारत का संविधान विश्व में एक स्थायित्व और संतुलन का उदाहरण बनकर उभरता है। हमारा संविधान हमें केवल अधिकार नहीं देता बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बने। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी हो तो वह श्रेयस्कर है, परंतु दूसरे के धर्म का अनुकरण भयावह होता है। यह श्लोक आज के संदर्भ में हमें यही सिखाता है कि हमें अपने नागरिक धर्म अर्थात संविधान द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ना कि केवल अधिकारों की मांग करनी चाहिए। आज भारत सरकार जिस तरह से संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है, जैसे नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया, ये सभी एक सशक्त और सजग भारत की दिशा में ठोस कदम है।
हमें गर्व है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्र का हिस्सा हैं जहां जनता सर्वोपरि है और संविधान उसकी आत्मा। अंत में आइए हम सभी संत कबीर दास के इस दोहे से प्रेरणा लें। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। इसका गहरा संदेश यह है कि जब जीवन में ज्ञान और अज्ञान, अधिकार और कर्तव्यों की चक्की चलती है तो केवल वही व्यक्ति टिकता है जो संतुलन, विवेक और संविधान की मर्यादाओं को समझता है। तो आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम ना केवल संविधान को जानेंगे बल्कि उसकी आत्मा को समझते हुए उसे अपने जीवन में उतारेंगे। जय संविधान, जय भारत। सादर आभार आपका आदरणीय सर। आपके विचारों ने इस आयोजन को जो दिशा प्रदान की है वह अतुलनीय है। आपके आशीर्वचन हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आपने जिस प्रकार कहा है कि हमारा भारत कैसा बनेगा, आगे क्या होगा, तो वहीं से दो पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि आओ देखें और दिखाएं नवल भारत, आओ देखें और दिखाएं नवल भारत, आत्मनिर्भर दूरदर्शी सबल भारत। आओ देखें और दिखाएं नवल भारत, आत्मनिर्भर दूरदर्शी सबल भारत। विश्व स्तर पर अटल है महीधर सा, विश्व स्तर पर अटल है महीधर सा, चंद्र की शुभ अर्णिमा सा धवल भारत, चंद्र की शुभ अर्णिमा सा धवल भारत। तो इस कार्यक्रम को हम आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए, संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, बहुत सारे कर्तव्य दिए हैं। अभी हम बात करते हैं एक अलग विषय की, एक ऐसे विषय की जो हमें भोर के सूरज की तरह नई दिशा देता है, जिसको कहते हैं कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता असल में केवल एक विधिक अवधारणा नहीं है, एक मात्र एक अवधारणा नहीं है कि जिसको लिख दिया गया और हमें पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत में विविधता, ये भारत की जो विविधता है उसमें समरसता की खोज है। इसको लागू करने पर जितने प्रश्न चिन्ह लगे थे उन पर यदि हम अपनी दृष्टि डालें तो बड़ा ही अजीब सा मालूम पड़ता है कि जो चीज़ हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य और इनको निर्देशित करती है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, तो ये गलत है। ये वे विचार है जो समानता, न्याय और एकरूपता की नींव रखता है। इसको भी दिशा मिलेगी और इसकी भी भोर आएगी। तो दो पंक्तियों से मैं आदरणीय श्री मुकुंद बिहारी जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे कि हो जीवन पथ उत्तल अवतल, हो जीवन पथ उत्तल अवतल, समदृष्टा समतलता दृष्ट चहुओर नहीं, हो जीवन पथ उत्तल अवतल, समतलता दृष्ट चहुओर नहीं, निकृष्ट निशा कृष्मंद न हो, उपजी ऐसी कोई भोर नहीं। आदरणीय धन्यवाद समीक्षा जी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे विभाग प्रचारक चमन लाल जी साहब, निशा चौधरी जी, निपुण जी, धीरज जी, और आपका नाम भूल गया अमरदीप जी गाजियाबाद वाले, और मेरे प्रिय साथियों, युवा से साथियों, मोदी जी क्या कहते हैं, मित्रों। मित्रों क्यों कहते हैं? एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, थोड़ा हिंदी में बोलने की और कोशिश करता हूँ, समीक्षा जी से बहुत प्रभावित हो रहा हूँ मैं। तो मनोवैज्ञानिक जो घटक है कि शास्त्रों में कहा गया है, मोदी जी ने अपने मन की बात के पहले एपिसोड में एक बात कही थी कि अपने बच्चे को, मेरे भी बच्चे अभी छोटे हैं, अपने बच्चे को 5 साल तक खूब प्यार दो और 5 साल से लेकर 15 साल तक यानी 16 साल में आए तब तक उसको अनुशासन में रखो, तो 16 साल के बाद वो आपका मित्र बन जाएगा। यानी उसकी समझ इतनी विकसित हो जाएगी, उसे भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, विवेक उसका जागृत हो जाएगा कि वो आप उसे मैच्योरिटी के लेवल पे
परिपक्वता के स्तर पे आप तार्किक रूप से विचार विमर्श कर पाओगे, चर्चा कर पाओगे। और ये आयु यही होती है 10वीं के बाद की, कॉलेज में आने की तैयारी, कॉलेज में आप आ गए हैं, तो आप हमारे मित्र हैं सभी। तो भारतीय संविधान की बात हो रही है। संविधान, गणतंत्र दिवस को अंगीकार किया गया। हम भारत के लोग, हम ही लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये संविधान बनाया, उसको अंगीकार किया और लागू किया। संविधान कोई रिलीजियस बुक नहीं है कि उसमें कोई भी किसी भी प्रावधान के ऊपर सवाल उठाओ तो आपका गला काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। संविधान युग धर्म का प्रतीक है और युग धर्म हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुरूप उसके स्वरूप बदलते हैं। मूल तत्व वही रहते हैं, परंतु उसको आवश्यकता अनुसार बदलने के लिए उसके प्रावधानों में परिवर्तन होते हैं और इसीलिए अनुच्छेद 368 का प्रावधान संविधान में किया गया है। चलिए, ये तो बदलाव की बात होगी। बदलाव से पहले की बात है उसको लागू करने की। भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। कर्तव्य की बात अलग है, पर हम बात कर रहे हैं अधिकार की, क्योंकि समान नागरिक संहिता राज्य के कर्तव्य के तहत है और वो नागरिकों के अधिकारों की पुष्टि के लिए, उनको अधिकार प्राप्त करवाने के लिए जो आवश्यक कृत्य है राज्य का, उसके बारे में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने के बारे में राज्य को निर्देश दिया गया है। निर्देश होते हैं और निर्देशक होते हैं, तो ये मैंडेटरी इसलिए होते हैं कि संविधान कानून नहीं है। संविधान एक अम्ब्रेला देता है, एक बड़ी छाया देता है, एक मोटे मोटे नियम और उसकी जो नीति निर्धारित करता है, जिसके तहत कानून बनने चाहिए। अगर कानून संविधान की किसी प्रावधान या भावना के विरुद्ध होने पे उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उसमें उसको रोका भी जा सकता है उस कानून को। तो जो भी कानून बनता है वो संविधान के प्रावधानों के और भावना के अनुरूप होना चाहिए। तो कानून बनने से ही फिर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं ना, विशिष्ट आयाम जो होते हैं किसी भी विषय के, वो लागू किए जाते हैं। तो सरकार से, राज्य यानी सरकार से ये अपेक्षा की गई अनुच्छेद 44 में कि भारत सरकार समान नागरिक संहिता लागू करेगी। अभी नागरिक संहिता क्या है? नागरिक संहिता, आप ये देखिए, आप अगर कानून की पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो आप समझिए कि कानून 2 प्रकार के होते हैं, सिविल नागरिक और क्रिमिनल आपराधिक। ठीक है, मोटा मोटा आप समझ गए। तो आपराधिक कानून तो स्वभावतः स्पष्ट है, अगर आप किसी प्रकार का अपराध करते हो किसी व्यक्ति के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, तो उसके लिए आपराधिक कानून लागू होते हैं। अन्य विषय जो हैं वो सिविल, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स है, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं, और भी किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, तो अन्य जो भी विषय हैं वो सिविल में आते हैं। तो नागरिक संहिता का जो विषय है, सिविल कोड भी अपनी जगह हो गया, लेकिन मूल रूप से नागरिक संहिता का विषय 5 विषयों को छूता है। उसमें विवाह विच्छेद, जिसे आप तलाक भी कहते हैं, संपत्ति का उत्तराधिकार, विरासत के तहत गोद लेने के वगैरह का अधिकार, और संपत्ति गिफ्ट करने का वगैरह, इससे संबंधित अन्य अधिकार। तो भारतीय परंपरा में हजारों वर्षों से इसके बारे में प्रावधान किए गए अलग अलग स्मृतियां हैं। दाए भाग एक प्रसिद्ध एक टीका है स्मृति पर जो प्रचलित रही, माननीय जिमुत वाहन जी एक विद्वान थे, और मिताक्षरा अन्य। तो इन सभी परंपराओं में प्रयत्न किए गए हैं। अब देखिए, कोई कॉपी नहीं है, अलग अलग कालखंड में बनी है, तो उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता भी लगेगी, लेकिन उद्देश्य क्या है? कानून का उद्देश्य क्या होता है? कानून का उद्देश्य होता है सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति को एक मूर्त रूप देना, जामा पहनाना। और सामान्य इच्छा से तात्पर्य सभी के हित में हो और मोटे तौर पर सभी की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करे, परंतु उसमें परंतुक होते हैं, जैसे अधिकारों के साथ में परंतुक होते हैं ना, एक्सेप्शंस, कि आप किसी और की स्वतंत्रता बाधित नहीं कर सकते, आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप लोक व्यवस्था या राज्य के विरुद्ध कुछ गलत नहीं कर सकते। तो आपकी स्वतंत्रता सीमित है, इसलिए वो स्वच्छंदता नहीं है। तो लोग जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो स्वच्छंदता पे चले जाते हैं, जो गलत है। स्वतंत्रता मर्यादा के अनुरूप अनुकूल होती है, मर्यादा से बाधित होती है। तो
ऐसे ही जो अधिकार हैं, तो समान नागरिक संहिता में भी लोगों के जो नागरिकों के अधिकार, सिविल राइट्स जो हैं, नागरिक अधिकार, उनके बारे में बात होती है। तो उसमें अपेक्षा की गई समान नागरिक संहिता, तो उसमें बाकी सिविल कोड तो बन गया, क्रिमिनल प्रोसीजर भी हैं, लेकिन जहां विवाह और परिवार से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित विषय हैं, उन पर जो समान नागरिक संहिता बनने की अपेक्षा राज्य से की गई थी, वहां वोट बैंक की राजनीति का ग्रहण लग गया। और सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता, मैं धर्म निरपेक्षता नहीं कहूंगा, आप समझिए इसको। धर्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। छोटा सा नोट जोड़ता हूं, रिलीजन और मजहब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो यरूशलेम के अब्राहमिक पंथ जो सेक्ट जो थे उनसे निकला है। मूसा, ईसा, मोहम्मद, जहाँ से जुडाइज्म के बाद क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आया, तो वो एक मॉडल है जिसमें एक मैसेंजर होता है, होली बुक देता है, वो कहता है, क्लेम करता है कि मैं ईश्वर गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वो होली बुक है, एंड आई एम द मैसेंजर। सो उन सभी मॉडल में एक विशेष बात है, यू कांट आर्ग्यू, यू हैव टू बिलीव। आपको विश्वास करना है। अगर आप तर्क करते हो, लॉजिकल बात करते हो कि ये ठीक है कि नहीं है, ये उचित है कि नहीं है, अगर अल्लाह ने दुनिया बनाई है तो वो भेदभाव कैसे कर सकता है कि सिर्फ अरब के लोगों के लिए तो विशेष अधिकार है, बाकी जो अल्लाह को नहीं जानते या नहीं मानते उनको आप मार दो, कत्ल कर दो, कुछ भी कर दो, या उनके लिए कोई अधिकार नहीं है। तो ये अगर अल्लाह भगवान है या जो भी है, तो ऐसी बात तो क्यों करेगा? लॉजिक चलाएंगे तो आप उस पर अविश्वास करेंगे तो वो कुफ्र हो जाएगा और उसके लिए सज़ा मौत है। तो आप डरोगे, फिर आप नहीं मानोगे। दूसरी तरफ जो उसमें बातें कही गई, वो जो विश्वासी लोगों के लिए, जो बिलीव करते हैं उनके लिए अलग है, नॉन बिलीवर के लिए कोई अधिकार नहीं है और उनके ऊपर प्रताड़ना है। तो ऐसी बातों को लॉजिकल अगर विचार किया जाए तो इस्लाम में सुधार हो सकता है, परंतु उस पर लॉजिक नहीं करने दिया जाता। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी की बाइबल है, तो उसमें भी लॉजिक आप लगा के आप उसके जो भी प्रोविजंस है, जो बातें, उन पर बहस डिबेट नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते। ये एक मॉडल है। अच्छा बुरा की बात मैं अभी इसमें नहीं जा रहा, ये मॉडल है। तो रिलीजन और मजहब उस प्रकार के मॉडल है जो एक क्लोज मॉडल देते हैं, ओपन मॉडल नहीं है। और जो कुछ उसके सैलेंट फीचर है, तो धर्म से अलग है। भारतीय धर्म परंपरा एक अलग परंपरा है। भारतीय धर्म परंपरा बात करती है, एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उससे विद्वान अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, जा सकते हैं, कोई बात नहीं, पर इससे आप सत्य से मुकर जाओगे, सत्य को नहीं जानोगे तो आपका ही नुकसान है। तो एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसे विद्वान अलग नाम से पुकारते हैं। धर्म के लक्षण बताए गए हैं, वो क्या है? न्याय, करुणा, नैतिकता, परोपकार। ये वो लक्षण है जो एक आदर्श मनुष्य समाज में जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक होते हैं। इसमें किसी के प्रति पक्षपात नहीं किया गया। और भारतीय संप्रदाय जितने भी है, जैन, बौद्ध, वैष्णव जितने भी है, या जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने जिसे कहते हैं धर्म चलाया, जैन धर्म चलाया, उन सभी ने उद्देश्य क्या बताया? विश्व का कल्याण हो, सभी का भला हो, धर्म की स्थापना हो। धर्म तेरा या मेरा अलग नहीं बताया उन्होंने, धर्म तो नैतिक मूल्यों की अवधारणा है। तो धर्म की अवधारणा रिलीजन और मजहब से अलग है। और भारतीय संप्रदाय वो भी एक उस धर्म की अवधारणा के तहत रहते हैं जहाँ पे सभी के कल्याण की बात होती है, लेकिन रास्ते पे भिन्नता है कि हाँ ये रास्ता ठीक है या दूसरा रास्ता ठीक है। पर वहाँ पर भी दो चीज़ें वो नहीं है जो रिलीजन और मजहब में है। इम्पोजिशन नहीं है कि आप मानोगे तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। दूसरा, डराना या धमकाना नहीं। और दूसरा, लालच भी नहीं है कि अगर आप मानते हो तो आपको ये मिलेगा, जन्नत मिलेगी, वो नहीं। वहाँ बात होती है कि विश्व के कल्याण में, मानवता के लिए, सृष्टि के लिए अच्छा है, तो ये क्यों अच्छा है, उसकी बहस होती है। तो रास्ते की बहस होती है। इसलिए कहा गया एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती। और उसका कारण है, तार्किक कारण है। मुंडे मुंडे मति भिन्ने, ऋग्वेद का है। मतलब क्या है? मैं मेरे मत कैसे बनाऊंगा? मैं कहाँ पला बड़ा, मैंने क्या पढ़ा, मेरे अनुभव क्या है? तो मैं किसी भी चीज़ के बारे में राय बनाऊंगा तो मेरे अनुभव के आधारित होगी। तो मेरा अनुभव, मेरा अब तक का पढ़ा हुआ सब कुछ यूनिक है। इट कांट बी रेप्लिकेट टू यू। ये आप पे रेप्लिकेट नहीं हो सकता। आपका यूनिक है, हर व्यक्ति का यूनिक है।
इसलिए कहा गया मुंडे मुंडे मति भिन्ने, पर साथ में ये भी कहा गया एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसे देखने के अलग अलग स्वरूप हैं। तो हमें सत्य तक पहुंचना है, उसके लिए विभिन्न मार्ग हैं। वो मत संप्रदाय, जिसे अलग धर्म भी कह लेते हैं कई लोग, परंतु वो धर्म की स्थापना के लिए। और उन्होंने उद्देश्य क्या बताए? सभी का कल्याण हो, फॉलोअर्स का कल्याण और नॉन फॉलोअर्स को नुकसान हो, ऐसा भारतीय धर्म संप्रदाय चर्चा नहीं करते। इसीलिए जो पाश्चात्य जगत के जो बार्बरिक लैंड के रिलीजन आए, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते थे, सर्दी में 6 महीने भूखे मर जाते थे, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के कारण वैसी क्रूअल्टी वहाँ एक्सेप्टेड हुई, एक लॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। हम उसको ये नहीं कहते कि वो दुष्ट ही थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट हुआ। भारत में हिमालय के कारण श्रेष्ठ भूमि, मानसून बढ़िया, इसलिए हमारे जीडीपी पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी होता था 1000 साल पहले तक, 40% से ज़्यादा, फिर कम होते होते भी अंग्रेज आए तब तक 25% रहा। और ये यूएनडीपी की, ओईसीडी की रिपोर्ट्स हैं, लॉजिक जो बिल्कुल फैक्ट्स बेस्ड हैं। आप अगर एंगस मेडिसन की रिपोर्ट टाइप करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ ये परंपराएं विकसित हुई। तो रिलीजन और धर्म एक नहीं है। चलिए मान लिया कि हम उसके हिसाब से ना मनाएं, नागरिक संहिता ये कहती है कि इसमें आप भेदभाव ना करें। तो अगर मुस्लिम और ईसाई संप्रदाय के लिए अलग सिविल कोड है, नागरिक संहिता है, और हिंदुओं के लिए अलग है जिसमें जैन सिख बौद्ध भी है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 14 का निषेध करता है। क्यों? अनुच्छेद 14 कहता है कि समता और समानता का अधिकार सभी नागरिकों को दिया जाता है। और दूसरा अनुच्छेद 15 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से लिंग, प्रजाति, जन्म स्थान आदि पर भेदभाव नहीं करेंगे। परंतु यहाँ पर समान नागरिक संहिता नहीं होने से जो मुस्लिम कोड है या ईसाइयों के लिए जो कोड है, सिविल कोड, जो विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, गोद लेने का अधिकार वगैरह के जो नियम हैं, कानून बने हुए हैं, वो महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते। तो समान अधिकार नहीं देते तो ये संविधान के गारंटी के विरुद्ध है। और दूसरी तरफ संविधान का निर्देश है कि आप समान नागरिक संहिता लागू करो, परंतु तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसको रिलीजियस मैटर मान लिया गया। पर ये रिलीजियस मैटर कैसे हो सकता है? अगर रिलीजियस मैटर है तो आप शरीयत की बात करते हैं तो फिर क्रिमिनल कोड में लागू करिए, चोरी करने वाले का हाथ काट दीजिए। आप ये दोगलापन क्यों रखते हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू? तो राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण से समान नागरिक संहिता का लागू नहीं किया गया। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार निर्देश दिए फिर भी सरकारों ने पालन नहीं किया। और अगर खंड से उसकी पालना के लिए, जैसे साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया तो उसको बदलने के लिए संसद से कानून ले आया गया। तो इससे कट्टरवादी तत्व जो समाज में हैं, जो महिलाओं को समान अधिकार नहीं देना चाहते, जो बाकी धर्म संप्रदाय के साथ मिलके नहीं रहना चाहते और जो भेद आपस में विभेद को बढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए भी प्रतिकूल है। क्यों समीक्षा जी, ठीक ठाक हिंदी बोल रहा हूँ? तो समान नागरिक संहिता लैंगिक समानता के संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध है, के लिए आवश्यक है समान नागरिक संहिता। और उसकी अनुपस्थिति में ये जो रिलीजन बेस्ड जो नागरिक कानून बने हुए हैं वो महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण हैं, आधी आबादी को के अधिकारों को बाधित करते हैं और उनका शोषण उससे होता है, उनके अधिकार उनको नहीं प्राप्त होते हैं, भले वो विवाह में संस्था में अधिकार हो, भले वो उत्तराधिकार में अधिकार हो, संपत्ति के अधिकार हो। तो इन सब से जो मुस्लिम और ईसाई महिलाएं हैं उनके प्रति भेदभाव हो रहा है, उनके प्रति अन्याय हो रहा है। वो भी तो मुस्लिम हैं महिलाएं। तो हम बात कर रहे हैं कि उनके प्रति अधिकार और भेदभाव वो खत्म हो, और वो इसलिए वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। अगर महिलाएं जो अगली पीढ़ी को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको संस्कार देती है शुरुआती, उनको अधिकार नहीं है तो उनकी क्षमताएं बाधित होती है, तो उससे एक पूरी पीढ़ी, आगे की पीढ़ियों पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये लॉजिकल बात है। और न्याय की बात है कि जब हम समता और समानता की बात करते हैं तो महिलाओं के एक बड़े हिस्से को उससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसीलिए 2016 में विधि आयोग को ये मैंडेट दिया गया कि आप समान नागरिक संहिता पर विचार करें। क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो उसमें संसद के दोनों सदनों से बहुमत से, और कुछ मामलों में विशेष बहुमत से, जहां संवैधानिक प्रावधानों की कुछ बात आ जाती है, विशेष बहुमत से पारित करना होता है। तो इस मजबूरी के कारण
लागू नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई कानून बन नहीं पा रहा है, फिर भी सरकार ने इसके लिए समिति बनाई, विधि आयोग इस पे विचार कर रहा है। आगे अपेक्षा करते हैं कि महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण इस कानून इन प्रावधानों को समाप्त करके समान नागरिक संहिता लाई जाएगी, ऐसी अपेक्षा करते हैं। लेकिन उसमें लिए जनमानस का निर्मित होना आवश्यक है। लोकतंत्र में कोई भी परिवर्तन जनमानस को साथ लिए बिना नहीं हो सकता। और जहाँ पे बड़ी शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ भारत को अस्थिर करने में लगी हैं और एनार्की क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे मीडिया के और सोशल मीडिया के दुरुपयोग द्वारा जिस प्रकार से किसान कानूनों के बारे में दुष्प्रचार करके दिल्ली को घेरा गया, सामान्य जनजीवन को बाधित किया गया और अराजकता की कोशिश की गई, उस डर को दूर करने के लिए भी आवश्यक है कि आम जनमानस इस मुद्दों को समझे। इसमें जो राज्य अगर कुछ परिवर्तन करता है तो उसमें सहयोग दे, उसको सपोर्ट करे। और इसीलिए इन मुद्दों पर एक सामान्य चर्चा, खुली चर्चा आवश्यक है, जिससे कि सभी लोगों की समझ विकसित हो और वो अपने नागरिक अधिकार और अपने कर्तव्यों के रूप में भी इन परिवर्तनों को लागू करने में सहायक बने। सर एक क्वेश्चन है हाँ। कि मौलिक अधिकार हमारे 26 से 27, 28, 29 मौलिक अधिकारों में हमें ये दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और जो अल्पसंख्यक है उनको अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपनी संस्था चलाना और उनके धार्मिक कार्यों को संपन्न करने। तो मौलिक अधिकार और हमारा जो समान नागरिक संहिता का है वो आर्टिकल 44 जो राज्य निर्देशक तत्व में आता है। क्या मौलिक अधिकार से राज्य निर्देशक तत्व ज्यादा बड़ा है? आपका जवाब देता हूँ। मौलिक अधिकारों का भाग 3 है। भाग 3 का जो सबसे पहला मैंडेटरी प्रोविजन जो बाकी सब प्रोविजन पे आच्छादित होता है वो अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी नागरिकों विधियों का समान संरक्षण और विधियों के सम्मुख समान अधिकार रहेगा, समान कानूनी अधिकार रहेंगे। परंतु समान नागरिक संहिता नहीं होने पर रिलीजन के नाम पे जो कोड बने हुए हैं जो महिलाओं को अधिकार नहीं देते हैं, तथ्य हैं, आप जानते नहीं मिलते महिलाओं को समान अधिकार, मैं कोई बात नहीं बना रहा हूँ, तो वो उनके प्रति जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, पहली बात। फिर जहाँ तक रिलीजियस स्वतंत्रता की बात है वो अनुच्छेद 25 में है और 26-27 में वो है, वो उसके डिटेल है। वो बात करती है पढ़ाई के बारे में, संस्कृत संरक्षण के बारे में। आप पूजा पद्धति और नागरिक अधिकारों को एक नहीं कर सकते। आप पूजा पद्धति में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, नागरिक अधिकारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज एक मुस्लिम महिला को विवाह में क्या अधिकार मिलते हैं, उसको विवाह विच्छेद का कितना अधिकार है, उसको संपत्ति में क्या अधिकार मिलेगा, उसमें पूजा पद्धति का क्या लेना देना, उसमें अल्लाह का क्या वो रोक टोक है। और अगर आप शरीयत को ही मानने की बात करते हैं तो उसमें कितनी विचारधारा है। हनफी विचारधारा अलग है, आप हनबली अलग है। आप अगर आप मुस्लिम स्कॉलर हैं तो आप जानते होंगे हनफी विचारधारा को क्यों माना गया भारत में, क्यों अलाउद्दीन खिलजी जब सबसे पहले भारत में उसने इस्लाम को स्थापित किया। सारे मुस्लिम और जो शासन थे तुर्क, अरबी, मुगल थे, भारतीय लोगों को उसमें सहभागिता कुछ नहीं थी, ठीक है ना। उनकी स्थिति कैसी थी वो तो वहाँ के तत्कालीन लेखकों को पढ़िए कि वो समाज से अलग भी हो गए और उनको राज्य में कुछ हिस्सा भी नहीं मिला। इसीलिए आज मुस्लिम सबसे ज़्यादा शोषित पिछड़ा हुआ है, कारण कि मुस्लिम राज्यों में सिर्फ विदेशियों ने राज्य किया। भारतीय कन्वर्टेड मुसलमानों को साथ ये हुआ कि भारतीय समाज से कट गए भाई, वो जो उनके गोत्र, परिवार, रिश्तेदारी सबसे कट गए, तो अर्थव्यवस्था से भी कट गए, इसलिए गरीब हुए। शोषण तो उनका विदेशियों ने किया है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था रिलीजन के बारे में। तो रिलीजन के जो एस्पेक्ट है, पूजा पद्धति के अलग हैं और नागरिक अधिकार के अलग है। तो यहाँ महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, वही मुस्लिम महिलाएं आपकी माँ बहनें हैं, हमारी माँ बहनें हैं, तो हम उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। यहाँ किसी के अधिकार छीनने की बात नहीं हो रही है। किसके अधिकार छीनने जा रहे हैं? जैसे सीएए के बारे में भ्रम फैलाया गया, जबकि ये था कि जब विभाजन के समय जो वहाँ रह गए, चूंकि रिलीजन के बेस पे हुआ, तो वहाँ पे उनको अधिकार नहीं। आप पता करें पाकिस्तान में हिंदुओं को समान अधिकार है क्या? उनके साथ शोषण होता है तो उनका प्रोटेक्शन है क्या? नहीं है। बांग्लादेश में तो बेचारे कहाँ जाए, तो हमारे भाई हैं, हमारी भूमि के हिस्सा थे, तो हमारा कर्तव्य है उनको शरण दें। तो उसका दुरुपयोग किस तरह किया, दुष्प्रचार किस तरह से किया गया, और आपके अधिकार छीन लेंगे, आपकी नागरिकता छीन लेंगे, जबकि सीए नागरिकता छीनने का प्रोविजन करता ही नहीं। वो तो उन लोगों को कुछ सुविधा देता है। ऐसे ही समान नागरिक संहिता किसी का अधिकार छीनता ही नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की बात है, उनको सशक्त बनाने की बात है, और इसमें रिलीजियस इंटरफेरेंस का कुछ एस्पेक्ट ही नहीं है। ये न तो शिक्षा से संबंधित है,
न पूजा पद्धति से संबंधित है। और जो आर्टिकल 26 से 30 है वो जो इसकी विशेष एजुकेशन की बात करता है और इसके विभिन्न पूजा पद्धतियों अलग चीज़ों से। और अगर वो इन कोड की बात करें तो फिर शरीयत मानो पूरी, फिर तो क्रिमिनल कोड मत माने, फिर तो मुस्लिम व्यक्तियों के मामले में वो लागू होना चाहिए कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपराध करे तो उसको शरीयत के अनुसार दंड मिले, हाथ काट दिए जाएं। पत्थर मार मार के अगर वो व्यभिचार करे तो उसको पत्थर मार मार के उसको मार दिया जाए। पर वो बर्बरता है। आज के ज़माने में कोई सामान्यतः कोई मुस्लिम भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो इस नाम पे सिर्फ कुछ पुरुष विशेषाधिकार रखना चाहते हैं, कुछ पुरुष, सभी नहीं। क्योंकि जो पुरुष अपने माँ बहनों के प्रति प्रेम रखते हैं वो भी इसको उचित नहीं मानते हैं, मुस्लिम पुरुष। तो इसलिए ये दोनों अलग चीज़ें। स्पष्ट रहे, समान नागरिक संहिता किसी का अधिकार छीनती नहीं है, सिर्फ महिलाओं को अधिकार देने के बारे में बात करती है। यह पूजा पद्धति या अन्य चीज़ों से, शिक्षा से संबंधित नहीं है। यह उनके विवाह से उत्तराधिकार, गोद लेने के अधिकार से संबंधित जो विषय हैं 5, उन्हीं से संबंधित हैं। तो संविधान की भावना के अनुरूप है, आवश्यक है। और इसकी अनुपस्थिति में जो महिला, मुस्लिम महिलाएं, ईसाई महिलाएं या जो भी हिंदू कोड बिल से अलग जो महिलाएं हैं, उन सबके अधिकार अगर छीने जा रहे हैं तो उनके प्रति अन्याय है और संविधान का अपमान है एक तरह से, अगर ये चल रहा है तो जनमानस इस बारे में बने, स्पष्ट हो और ये परिवर्तन संसद के माध्यम से हो। तो एक हमारी माँ बहनों का बड़ा समूह है, उनके अधिकार बढ़ेंगे तो उससे उनकी क्षमता बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ियों की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे भारत सक्षम और समृद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके विशिष्ट वक्तव्य ने सभागार में बैठी युवा शक्ति को एक नई दिशा प्रदान अवश्य ही की होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपने जो बहुमूल्य जानकारियाँ दी हैं वे वास्तविक प्रमुख हैं जिन्हें हम गौर मानते हैं। आपने बात की स्वतंत्रता की, स्वच्छता की, इसके अंतर पर आपने प्रकाश डाला। आपने पंथ निरपेक्षता को बताया कि क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, और सबसे विशिष्ट कि आपने बताया कि एक नागरिक को जो समान अधिकार मिलने चाहिए, उस नागरिक में आपने महिलाओं को जो शक्ति प्रदान करने की बात की है, वह तो लिए हैं। बहुत बहुत आभार आपका, आदरणीय। इसी के साथ कार्यक्रम को अगली दिशा की ओर ले चलते हैं। अभी बीच में बात हो रही थी कर्तव्यों की, अधिकारों की। संविधान ने हमें दिए हैं भाग 3 में, भाग 4A में हमारे कर्तव्य। तो यदि कर्तव्यों की बात की जाए तो हम अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत सजग रहते हैं कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए, परंतु अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी सजगता उतनी अधिक नहीं होती है ना? ऐसा है? ये सब करते हैं ना, हम मांगते हैं अपने इनफैक्ट हम अपने परिवार को भी देखें तो माता पिता से सिर्फ हम मांगते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हमें ये दीजिए। परंतु यदि कर्तव्य की बात आती है तो हम उनके प्रति उतने अधिक उत्साहित नहीं होते हैं कि हमें उन्हें क्या सौंपना है। तो मैं आग्रह करूँगी 4 पंक्तियों से आदरणीय भाई साहब श्री चमन लाल जी को कि वे मंच पर आएँ और नागरिक कर्तव्य पर अपने विचार साझा करें। तो मैं कहना चाहूँगी कि जिनके सहयोगी राम लखन उन्हें कष्ट व्यूह की भीति क्यों, जिनके सहयोगी राम लखन उन्हें कष्ट व्यूह की भीति क्यों, पुरुषोत्तम स्वयं सारथी बने फिर किसी और की नीति क्यों। आदरणीय चमन लाल जी भाई साहब। सर्वप्रथम मंचासीन सभी अतिथिगणों को सादर नमस्कार। आज ये संविधान की एक वैचारिक गोष्ठी सशक्त भारत मंच के माध्यम से जो आज आयोजित की जा रही है, जैसे ही संविधान और कर्तव्यों की बात आती है तो कुछ बंधु और भगिनियों के मुख तुरंत मुड़ भी जाते हैं। तो जैसे कर्तव्य की बात आई तो कुछ लोगों को लगा अब कर्तव्यों की बात होगी तो उनका ठीक है, क्योंकि किसी भी परिवार, देश या समाज का यदि संचालन और संवर्धन करना है तो हम सबने अनुभव किया भी होगा, हमारे घर भी अच्छे क्यों चलते हैं, क्योंकि वहां पर एक
सहज सरल कुछ कर्तव्य बंधे हुए, और कर्तव्य है वो बंधन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। कर्तव्य वो सहज स्वीकार होते हैं। जैसे भाई का अपनी बहन के प्रति एक कर्तव्य है, बेटे का अपने माता पिता के प्रति एक कर्तव्य है, ठीक ऐसे एक पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति एक कर्तव्य है। जब ये सब संबंध सहज प्रेम और आत्मीयता से जुड़ जाते हैं तो ये उन कर्तव्यों का निर्माण करते हैं जो परिवार का भी और देश का भी संवर्धन करते हैं। वो उसे उत्कृष्ट स्तर पर लेकर जाते हैं, उसे ऊपर बढ़ाते हैं। तो इन्हीं कर्तव्यों के संबंध में आज हम बातचीत करेंगे। तो आदरणीय मुकुंद जी ने शुरू में प्रारंभ में हमें कुछ अधिकारों के बारे में और सहजता से हमारे नागरिक संहिता, तो उसका एक स्पष्टीकरण भी ध्यान करवाया, उसकी कुछ कंपैरिजन एनालिसिस भी हमारे सामने रखी, जिससे हमें अपने अधिकारों की थोड़ा सा और ज्यादा स्पष्टता हो कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार कैसे है, समानता का अधिकार कैसे है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा कैसे है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कैसे है, संस्कृति का अधिकार कैसे है, शिक्षा का अधिकार कैसे है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसे है। इन सब अधिकारों का ज्ञान उन सब बातों से जो हमने अभी चर्चा सुनी मुकुंद जी के माध्यम से, वो ध्यान में आती है। प्रारंभ में जब 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान वो भारत के सामने आया और उसे स्वीकार किया गया, तो उस समय अधिकारों का वर्णन तो था, लेकिन उस समय कुछ ऐसे नागरिक या मौलिक कर्तव्य वो सबके सामने नहीं आए थे। उनकी चर्चा उस समय की आवश्यकता के अनुसार नहीं हुई थी। जैसे शुरू में भाई साहब ने बताया भी कि संविधान में कुछ चीजें समय और परिस्थिति की आवश्यकता मांग के अनुसार जुड़ती भी गई, आवश्यकताओं का संशोधन भी होता गया। इसलिए अपने यहाँ पर संशोधन बहुत सारे आपको दिखाई देंगे भी। 1976 में जब इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी का जो समय था, तो उस समय पर कैबिनेट मिनिस्टर थे सरदार स्वर्ण सिंह जी। तो उनकी एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने उस समय पर 10 कर्तव्य वो संविधान में जोड़े। वो उस समय का 42वां संशोधन था। बाद में 2002 में वो संशोधन होते हुए वो 10 कर्तव्य से 11 कर्तव्य हो गए और वो 11 कर्तव्य जुड़ गए। और इन्हीं कर्तव्यों की याद में प्रत्येक 6 जनवरी को हम कर्तव्य दिवस ऐसा भी बनाते हैं। तो ये जो कर्तव्यों की सिर्फ बात होती है, तो जैसा मैंने शुरू में प्रारंभिक पंक्ति में कहा था कि यदि परिवार अच्छा चलाना है, देश अच्छा चलाना है, तो कर्तव्य चाहिए ही। मैं जब पढ़ाई करता था, वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, फोरेंसिक साइंस मैंने पढ़ाई की हुई है, लेकिन संस्कृत भी पढ़ता था, तो एडिशनल सब्जेक्ट एक संस्कृत भी था। तो उसमें उस समय एक चैप्टर होता था, दंड प्रजा सर्वशास्त्री, अर्थात दंड ही प्रजा पर शासन करता है। तो यहाँ भाई साहब प्रशासनिक व्यवस्था से बैठे हैं, इसलिए जो इनकी शब्दावली थी वो दंड वाली ज्यादा थी क्योंकि इन्हें वो प्रशासन, वो नियम लागू करने होते हैं जिससे देश समाज वो एक नियमों के साथ में चले। तो इसलिए ये तो अपने पुराने ग्रंथों से भी और बाकी सबका संदर्भ भी ध्यान करवाया, वो वहां पर उल्लेखनीय भी है। तो ठीक है, जिस प्रकार अधिकार हैं, अगर उन अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम सबको ध्यान है उसे क्या मिलती है? सजा मिलती है। कोई भी व्यक्ति है वो अधिकारों को छीनेगा, अधिकारों को तोड़ेगा, अधिकारों का हनन करेगा तो सजा मिलती है। लेकिन कर्तव्य ऐसे हैं, उनके बिहाफ पे सजा तो नहीं है। हाँ, उनके बिहाफ पे कुछ कानून जरूर बने हुए हैं जिनके आधार पर सजा दी जाती है, लेकिन कर्तव्य यदि कोई पालन नहीं करता तो उसकी कोई सजा नहीं है, वो सहज स्वीकार करने के लिए प्रस्तावित है कि यदि समाज को अच्छा बनाना है तो उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसलिए यदि आप देखेंगे जो उनसे विकसित देश दिखाई देते हैं, उन सब विकसित देशों में उन कर्तव्यों का पालन ही ज्यादा होता है, इसलिए वो विकसित देशों की श्रृंखला में आगे हमें दिखाई देते हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे, विदेशों में बहुत सारी जगहों पर कुछ चीजें इंप्लीमेंट इसलिए है क्योंकि वो समाज के व्यवहार में आ चुकी है, आदत में आ चुकी है। अपने यहाँ पर कोई गली मोहल्ले में जाता हुआ केला खाएगा, छिलका फेंक देगा, क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता में है, लोकतांत्रिक देश में है, उसकी मर्जी। लेकिन वहीं अगर वो उसे अपना कर्तव्य मान ले कि ये जो छिलका मैंने बाहर फेंका है ये डस्टबिन में फेंकना है, तो भारत भी वही सुंदर स्वच्छ व्यवस्थित देशों की श्रृंखला में गिनना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक ऐसे नियमों का पालन भी ऐसे ही है। कई बार आप सब तो
यहाँ बैठे हुए में से ऐसा कौन कौन है जो टू व्हीलर चलाते हैं, स्कूटी या बाइक चलाते हैं? ऐसे कौन कौन है? हाँ, मतलब चलानी आती है। हाँ, ठीक है। तो अब जब चलाते हैं तो सामान्य एक प्रचलन देखने में आता ही है, हेलमेट कब पहनते हैं? जब सामने कौन खड़े हो? पुलिस वाले। तो पुलिस वाले खड़े होंगे, इस चौराहे पे होंगे, इस नाके पे होंगे, इस डर के कारण से जब ये चीज पालन करते हैं, तो इसका मतलब वो अभी हमारे कर्तव्यों में आ गया, नहीं आया? नहीं आया। तो कर्तव्य तभी है जब हम उन्हें स्वयं स्वीकार करें। किसी के दबाव में आके स्वीकार करना वो हमारा कर्तव्य नहीं है। तो इन कुछ कर्तव्यों के बारे में, जैसे भारतीय संविधान, इसका पालन करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य ही है। संविधान में दी हुई जो चीजें हैं, जो संविधान के माध्यम से हमें अपने आदर्शों के बारे में पता लगता है, ऐसी संस्थानों के बारे में पता लगता है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उन सब की जानकारी मिलती है। तो ये हमारा कर्तव्य है, उन सबका क्या करना है? सम्मान करना है। क्या करना है? तो ये जो संविधान के माध्यम से जो चीजों का हमें ज्ञान हुआ है, उन सब चीजों का हमें सम्मान करना, ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। आज हम भारत में स्वतंत्र हैं, जो चाहे मन चाहे बोल सकते हैं, कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता किनके माध्यम से हमें प्राप्त हुई? तो उस संविधान को भी जीवित बनाने के लिए हमारे देश में इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनके माध्यम से हमें वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो स्वतंत्रता से प्रेरित जो विचार हैं, जो आदर्श हैं, उन सब का पालन करना, ये भी हमारी एक नागरिक कर्तव्य है। पीछे बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, सबको ध्यान है, तख्ता पलट भी हुआ। आप सोच के देखिए उस तख्ता पलट में मूवमेंट क्या थी। तो आप तो सब न्यूज मीडिया देखने वाले भी हैं, ध्यान भी होगा। तो बांग्लादेश को स्वतंत्र तक कराने में हम सबको भी ध्यान है, उस समय 90,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने भी, है ना, वहां पर योगदान दिया। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को कैद किया, 5,000 से ज्यादा सैनिक भारत के भी शहीद हुए। तो ऑब्वियस ही बात है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत का भी योगदान था। लेकिन वहां की जो युवा पीढ़ी है, उन सबको भ्रमित किया गया। उन्हें क्या बताया गया कि भारत वो आपके ऊपर कब्जा ही कर रहा है, वो आपको किसी न किसी प्रकार से दबा ही रहा है। तो भारत के खिलाफ ही भड़काया गया, और उसी का परिणाम था कि वहां पर भारतीय और हिंदू उन सबके ऊपर आक्रमण भी किए गए। वो सिर्फ विचार, और सिर्फ ये नहीं कि यहां तक किए गए, वहां पर उन्हें स्वतंत्रता दिलाने में जो सेनानी थे, आंदोलन उन्हीं के मूवमेंट पे था, और बाद में उन्हीं की मूर्तियां तोड़ी गई। क्यों तोड़ी गई? क्योंकि उनकी अपने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ वो आत्मीयता, वो भाव, वो कर्तव्य नहीं था। हमारे यहाँ पर कोई भगत सिंह के बारे में बोल सकता है क्या कुछ? तो तुरंत खून खोलता है। क्यों खोलता है? क्योंकि हमारा जुड़ाव हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ है, उन स्वतंत्रता आदर्शों के साथ है, उन विचारों के साथ है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो स्वतंत्रता के आदर्श हैं, उन सबका हमें पालन करना चाहिए। जो भारत है, भारत में अगर आपने देखा होगा, भाई साहब ने एक बहुत अच्छा शब्द भी बोला, तो उससे कुछ चीजें समझ आते हैं कि हर एक चीज का स्पष्टीकरण इंग्लिश में नहीं मिलता है। तो नेशन की यदि आप संज्ञा में जाएंगे, तो वो भारत में जिससे हम राष्ट्र कहते हैं, उसकी संज्ञा के इक्विवेलेंट नहीं है। तो नेशन में तो कहा जाता है एक जैसे विचार, एक जैसी भाषा, एक जैसा आचरण पालन करने वाले सब लोग एक नेशनलिस्ट हैं। लेकिन अगर भारत में जाएंगे आप, तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाएं, किसी एक राज्य में भी चले जाएं, सब जगह पर भाषाएं कितनी प्रकार की मिल जाएंगी। तो इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां हैं, इतनी सारी आचरण करने का, व्यवहार करने की पद्धतियां अलग अलग है, त्योहार बनाने के तरीके भी सबके अलग अलग होंगे। इतनी सारी विभिन्नता है, उसके बावजूद भी भारत एक है। तो अपने यहाँ कहते हैं एकता, स्वतंत्रता, समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे। तो चाहे विभिन्नता है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा भारतवर्ष वो एक है। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जातियों के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया सद्भाव, उसका कर्तव्य पालन करना। कहीं भी किसी भी कारण से ऊंच नीच भेदभाव वो नहीं होना चाहिए, किसी भी कारण से कोई टकराव या टूट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी एकता और सद्भाव वो हमारा एक कर्तव्य है। हमारे इस भारत की अखंडता को बनाए रखना, ये भी हमारा कर्तव्य है। कोई भी आएगा और हमें अपनी भाषा के नाम पे कहेगा नहीं तुम्हारी भाषा सुपीरियर है, बाकी सब भाषा इंफीरियर है, तो इसका मतलब वो किस मानसिकता का है?
देश को तोड़ेगा या जोड़ेगा? तो ये हमारा कर्तव्य है ना, ये हमें समझना है कि वो तोड़ने वाली मानसिकता है या जोड़ने वाली मानसिकता है। तो ये अखंडता का कर्तव्य, ये भी हमारा नागरिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, तो एक देश की रक्षा होती है जो हमारे सैनिक और फौजियों के माध्यम से या पुलिस प्रशासन के माध्यम से होती है, लेकिन उसके अलावा नागरिकों का भी मूलभूत एक कर्तव्य रहता है। यदि कहीं पर भी कोई ऐसी समान वस्तु पड़ी मिल जाती है, पहले तो बहुत सूचनाएं आती थी, आजकल तो पिछले कुछ सालों से प्रशासनिक भाई साहब और जैसे लोगों के सहयोग से ये चीजें रुकी भी हैं। तो पहले होता था ना, कोई भी पराई चीज दिखी तो उससे क्या रहें, सावधान रहें, दूरी बना के रखें। तो ये सब चीजें क्या है, ये सचेत रहने की आवश्यकता है कि यदि देश में रक्षा करनी है तो हम सचेत रह के भी देश की रक्षा कर सकते हैं, हम अपनी जानकारियां पूरी रखते हुए भी देश की रक्षा कर सकते हैं। तो उन सब चीजों के माध्यम से देश की रक्षा करना और देश की रक्षा करने के साथ साथ में सेवा करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। अभी आपदा आई, भारतवर्ष में कहीं भी कोई आपदा आती है, आपने देखा होगा, हम कहीं भी हो, खासकर दिल्ली में तो बहुत आसानी से देखने को मिलता है, तो उस आपदा से निपटने के लिए कुछ ना कुछ ड्राइव चल पड़ती है ना। कोई कपड़े इकट्ठे करने लगता है, कोई पैसे इकट्ठे करने लगता है, कोई ऐसे अन्य सामग्रियां, वो राशन, कच्चा राशन, वो इकट्ठा करने लगता है। क्यों करने लगता है? वो सहायता क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। वो भारत वो हमारा है, जिस प्रकार से हमारा कोई शरीर है, उस शरीर की भुजाएं भी है, नाक भी है, पैर भी है, सब हिस्से हैं, तो उसी प्रकार से भारतवर्ष का भी पूरा हिस्सा वो उसका घटक है। उस पूरे को मिला के भारत एक अंगभूत है। तो यदि कहीं पर भी कुछ होता है, अगर हमारे पैर में या हाथ में कहीं चोट लग जाए, तो हम क्या करते हैं? उस हाथ को पड़ा रहने देते हैं या उसकी सहायता करते हैं, उस हाथ को सेव करते हैं, उसे दोबारा उसी अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक ऐसे ही भारतवर्ष है, वो भारत का अंगभूत घटक है, भारत की अखंडता का एक हिस्सा है, इसलिए उसकी सेवा करना वो हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो ऐसा हमारा नागरिक कर्तव्य, उसका हमें पालन करना। भारत में जितनी भी धरोहर है, वो सब धरोहर भारत का प्रतीक मात्र नहीं है, ऑर्नामेंटल चीजें नहीं है मात्र, वो भारत की पहचान है, वो भारत की संस्कृति है, वो भारत की जड़ है, जिनसे जुड़ाव है। जैसे ही हम किसी ऐसे धार्मिक स्थान पे जाते हैं, तो आप में से बहुत सारे जाते ही होंगे कहीं ना कहीं, तो तुरंत धार्मिक स्थान पे जाके हमें उस आराध्य देव की याद आ जाती है। होता है ना ऐसे, जिस भी देवता के स्थान पे हम जाते हैं। ठीक ऐसे ही यदि हम वार मेमोरियल जाते हैं, तो किसकी याद आती है? तो हमारे शहीदों की। ठीक ऐसे हम किसी म्यूजियम में जाते हैं, तो वहां पर लगी हुई आकृतियां, वो सब, वो हमें उस चीज से जोड़ती है, उससे जुड़ाव करती है। तो हमारी जो धरोहर है, इनकी सुरक्षा करना, इनका सम्मान करना, ये भी हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य का भी हमें पालन करना। एक भाई साहब ने एक विषय रखा भी, महिलाओं का सम्मान, ये भी हमारा कर्तव्य है। भाईचारा बना रहे, सद्भाव वो पूरे भारतवर्ष में बना रहे, ये भी हमारा कर्तव्य है। और हम सबको ध्यान है, ये सारी की सारी चीजें वो जिस भूमि पर हो रही है, इस भूमि को पूरी को हम क्या कहते हैं? भारत। और इसके साथ एक सांस्कृतिक जुड़ाव या भावनात्मक जुड़ाव में कुछ जगहों पर, और सामान्यतः सब मनुष्यों के अंदर भारतवर्ष में, तो भारत के लिए एक और शब्द उपयोग किया जाता है, भारत माता। क्या कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमारी माँ हमारा लालन पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार से इस भारतवर्ष पे जहां हम रह रहे हैं, तो ये भारत भूमि जो हमारी मातृभूमि है, ये हमारा लालन पालन पोषण कर रही है। तो यहाँ पर जितने प्राकृतिक संसाधन है, उन सब प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, उनका सम्मान करना, उन्हें व्यवस्थित रखना, ये किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य। तो ये भी हमारे उस नागरिक कर्तव्य में प्राकृतिक सुरक्षा के संदर्भ में है। हमारी जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे आपने अभी देखा होगा, भारतवर्ष के चारों तरफ के देश, सब में हिंसा हुई, और हिंसा का परिणाम क्या हुआ? वो देश विकसित हुआ या और घटित हुआ? कमजोरी होता गया। क्यों कमजोर होता गया? क्योंकि उन्होंने अपने ही संसाधनों को नुकसान पहुंचाया। भाई जब देश हमारा है, इस देश के सारे संसाधन भी किसके हैं? अब विरोध करना है तो क्या वो हिंसक रूप में या घटनाओं के रूप में ही किया जाएगा? पहले ठीक है, स्वतंत्रता से पहले एक मूवमेंट होती थी, उसका कारण था शासन हमारा नहीं था, सरकार हमारी नहीं थी, कुछ भी हमारा नहीं था, तो नुकसान किया जाता था ताकि अल्टीमेट उनके ऊपर नुकसान पहुंचाया जाए।
लेकिन आज के समय पर सारा टैक्स कौन देते हैं? हम देते हैं। सारी जो संसाधन है वो किनसे विकसित हुए हैं? उन टैक्स की संपत्तियों से विकसित हुए। जब सब कुछ हमारा ही है तो उसे नुकसान पहुंचाना, क्या ये ठीक है? तो हमारे यहाँ भारत में जितने भी संसाधन है उन सब की सुरक्षा करना, उन सबको बचाना, वो भी हमारा क्या है? अपना कर्तव्य है। ऐसे हम विद्यार्थी हैं, यहाँ बैठे हुए अधिकतम स्टूडेंट हैं, तो व्यक्तिगत हमारा जीवन अभी वो विद्यार्थी जीवन ही है। विद्यार्थी जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, ये भी हमारा क्या है? कर्तव्य है। क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? कोई ना कोई एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा ना। वो सम्मानजनक स्थान जो हमें प्राप्त होगा वो किसके उत्थान या किसको आगे ले जाने में काम आएगा? इस देश को ही ले जाने में काम आएगा। ये तो है नहीं कि कोई पढ़ा लिखा है और वो फिर बेकार हो गया। पढ़ाई लिखाई के बाद हमारा और विकास होता है और उत्थान होता है। तो वो जो व्यक्तिगत या सामाजिक हम जो भी गतिविधि करते हैं उन सब गतिविधियों से हमारा देश उत्कृष्ट जाता है। इसलिए अपनी उन गतिविधियों को भी संभालना, उन गतिविधियों पे भी फोकस करना। पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि घर वाले पैसे दे रहे हैं या घर वालों ने कहा है। पढ़ाई किसके लिए समझ के करनी है? अपने इस देश के लिए एक अपना क्या समझना है? कर्तव्य समझना है। जो व्यवसायी लोग हैं, बाकी सब बैठे हैं, जो प्रोफेशन में है या किसी जॉब में है, तो उन्हें अपना वो व्यवसाय या अपनी जॉब वो अपना एक कर्तव्य समझ के करना चाहिए। यदि आप उस जॉब पे, उस प्रोफेशन में रहते हुए रिश्वत लेते हैं, है ना, तो फिर वो क्या है? वो कर्तव्य है या नहीं है? ऑब्वियस ही बात है। तो हम उस जॉब पे हैं, तो उस जॉब पे रहते हुए ये सब चीजें, जो गलत चीजें वो नहीं करनी है। ये हमारा वो कर्तव्य है जो हमें एहसास करवाता है, उन चीजों से जोड़ता है। ठीक ऐसे हमें जो शिक्षा का अवसर है, अब हम सब तो यहाँ पढ़ चुके हैं। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, आपने सबने उसे पीछे दोहराना है। बोलिए, ईच वन टीच वन। बहुत आसान है ना, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करना शब्द सुनने में लगता है बस ईच वन टीच वन, लेकिन मेरा जीवन जो इस शिक्षा हमें सब प्राप्त हुई है, अब विदेशों में शायद किसी ने अगर अनुभव किया हो या जाके अनुभव कर सकता है, तो एक बार मैं कहूंगा कि आप प्रयास कीजिएगा तो ध्यान आएगा शिक्षा कितनी महंगी होती है। हम भारतवर्ष में हैं, हमारे यदि नर्सरी क्लास से लेके पीएचडी तक की पढ़ाई देखें तो लाखों रुपए भारत के कारण से हमारे ऊपर इन्वेस्ट होते हैं यदि हम अपनी पूरी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब हम इतना कुछ अध्ययन कर रहे हैं और भारत देश हमारे ऊपर इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी उस शिक्षा को भी क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। तो इसलिए ईच वन टीच वन, तो ये एक फॉर्मूला भी हमें शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे सरकारी संस्थान भी हैं, जैसे एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स, नेहरू युवा केंद्र, इस प्रकार के बहुत सारे सरकारी संस्थान भी हैं जो इन कर्तव्य और इन सब चीजों के पालन करवाने में सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे गैर सरकारी संस्थान, एनजीओ जिसे हम कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती, है ना, ऐसे और भी अन्य बहुत सारे संगठन जो इन सब प्रकार के कार्य बिना सरकार की सहायता के भी कर रहे हैं। सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य उन सबका हम पालन करें, उन सबका पालन करते हुए अपने देश के उत्थान के लिए आगे बढ़े। यदि कहीं भी, ये तो मैंने कुछ आपको कर्तव्य बताए जो अपने संविधान में लिखे हुए हैं, जो 11 कर्तव्य, लेकिन इन 11 कर्तव्यों तक ही मात्र सीमित नहीं रहना। इसके अलावा कुछ व्यवहारिक और शिष्टाचार की बातें भी हमें ध्यान आती हैं। जैसे रेड लाइट हुई तो ट्रैफिक क्रॉस करनी है नहीं करनी? अभी हम सबको ध्यान ही है, लेकिन कई बार उत्साह में अरे छोड़ो, कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा, अभी तो ट्रैफिक है ही नहीं है, रात है। ये सारे वो चीजें जो मन को कमजोर बनाती है। जब मनुष्य के मन में वो नियम सामने है, वो उसी को पता है, वो पालन उसी को करना है, लेकिन वो मन की कमजोरी के कारण से उसे तोड़ देते हैं। हमेशा लेफ्ट साइड में ही हमें रखना है अपना वाहन, वो बड़े वाहन है वो राइट साइड में ड्राइव करने हैं। ये सारी जो नियम है, ये सारे अपने एक संवैधानिक कर्तव्यों के माध्यम से हम सब तक प्रस्तुत हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, रोड पे जाते हुए कोई दुर्घटना हो जाए तो सामान्य प्रचलन क्या है? मान लो कोई दुर्घटना होगी, सामान्य प्रचलन क्या होता है? तो तुरंत फोन निकल जाता है, फोटो वीडियो निकलने लग जाती है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है? वहां पर हमें क्या करना चाहिए? तुरंत पुलिस को और एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए, तुरंत जानकारी देनी चाहिए। हमसे जो हो सकता है वहां पर तुरंत कोई साधन मंगवा सकते हैं, अन्य कुछ सुविधा कर सकते हैं। तो जो भी हो सकता है उस चीज से पार पाने के लिए हमें वो सहायता करनी चाहिए। ये भी हमारा क्या है?
कर्तव्य है। देश भर में स्वच्छता रखना, हम जहां रहते हैं, सामान्यतः तो जानवरों का भी स्वभाव देखा होगा, कुत्ता भी कहीं बैठता है तो पहले क्या करता है, पूंछ घुमाता है और उस एरिया को साफ करता है। मनुष्य है वो कुत्ते से गया गुजरा है या उससे श्रेष्ठ है? तो अब हमें तय करना है कि वो स्वच्छता का पालन हमें करना है या नहीं करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। कोई कहेगा इसलिए स्वच्छता करनी है, या हमें दिखाई दे रहा है मनुष्यों का शहर है, मनुष्यों का स्थान है और वहां पर गंदगी है, उसे दूर करना है, तो इस कर्तव्य का एहसास करना। ठीक ऐसे हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में दो और हमारे कर्तव्य बढ़ जाते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? तो यहाँ पर हमारे पास एक अधिकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो क्या है? वोटिंग, मतदान। तो ये मतदान एक ऐसा अधिकार है, ये अधिकार भी है और हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि यदि हम चाहें तो जो भी सरकार या जैसा भी निर्णय लेना चाहें वो प्रत्येक नागरिक ले सकता है। लेकिन सामान्यतः कुछ जनों के अंदर, सबके अंदर नहीं, मोर देन 60, 70, 80% तो सब जगहों पर वोटिंग हो भी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन के अंदर क्या रहता है कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन क्या करना है, आज तो छुट्टी है, कहीं घूम के आते हैं। तो ये वो कमजोर करने की मानसिकता का स्वभाव है। यहां पर हमारा कर्तव्य बनता है कि 100% मतदान, 100% वोटिंग वो हमें करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आजकल भारतवर्ष में एक मुहिम चल रही है, आपने बहुत सारे माध्यमों से देखी भी होगी। उसका कारण है कि यदि आपको पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो पहले अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा, सशक्त बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? और सशक्त हर प्रकार से बनाना होगा, वो चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो या सेना के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, सब प्रकार से सशक्त चाहिए। तो आजकल भारत में एक मुहिम चली हुई है, भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी और अन्य कई जगहों से उसका जिक्र भी किया है। वो मुहिम है स्वदेशी। क्या है? भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग भारत में आवश्यकता के लिए करना, मात्र दिखावे के लिए ब्रांड के पीछे भागना, वो भारत की आर्थिक व्यवस्था को क्या करता है, कमजोर करता है। तो हम सब भारत के नागरिक हैं, ये हमारा नागरिक कर्तव्य बनता है किसका पालन करना, स्वदेशी का। किसका पालन करना? तो जो जहां जैसे भी हमें स्वदेशी चीजें मिल सके उन सब स्वदेशी चीजों का पालन करना। मैं इसके साथ साथ कुछ दो उदाहरण आपको देकर अपनी पूर्ण बात करना चाहूंगा। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप जब शिक्षक थे तो उस समय का एक वृत्तांत आता है, क्योंकि शिक्षक थे तो एक छात्रावास के वार्डन भी थे। तो उस समय उस छात्रावास में जितने विद्यार्थी पढ़ते थे तो बैंगन की सब्जी बनी हुई, तो सब विद्यार्थियों को बैंगन की सब्जी दी और सामान्यतः बैंगन की सब्जी खाने का प्रचलन आज भी कम है। मैं खुद नहीं खाता, तो विद्यार्थियों ने भी नहीं खाई, लेकिन उनकी प्लेट में थी, उन सब ने वो जाके कहाँ फेंकी, डस्टबिन में फेंक दी। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जैसे ही देखा, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, वो गए, उन्होंने उस डस्टबिन से वो सारी सब्जी निकाली और अपनी कटोरी में रख ली। अब आप सोच के देखिए कि एक शिक्षक के द्वारा अपनाया गया आचरण, उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो तुरंत सब विद्यार्थी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उनके पास से वो कटोरी छीन ली। तो इससे एक चीज समझ आती है कि कर्तव्य मात्र बोलने से पालन नहीं होंगे, कर्तव्य अपने आचरण में और अपने व्यवहार में लाने से पालन होंगे। स्वामी रामतीर्थ जी, सबने नाम सुना ही होगा। तो एक बार वो जापान की यात्रा पे थे, तो जापान में गए तो रेल से यात्रा कर रहे थे, तो एक स्टेशन पे उतरे फल लेने के लिए, लेकिन उन्हें कोई ताजा फल नहीं मिला। अगले स्टेशन पे दोबारा उतरे, कोई ताजा फल नहीं मिला। तो बैठे बैठे ऐसे ही बोल रहे थे कि यार कैसा देश है, यहाँ कोई ताजा फल ही नहीं है। तो तुरंत उनके सामने एक जापानी बैठा हुआ था, उससे अगले स्टेशन पे वो गया, उनके लिए ताजा फल लेके आया। जैसे आके उन्होंने रामतीर्थ जी को दिया, वो बड़े खुश हुए, अरे वाह ताजा फल मिल गए। तो उन्होंने पूछा इसका मूल्य क्या है, कितनी राशि है, क्या देना है। तो उन्होंने कहा जी बस इसका मूल्य ये है, आप अपने देश में जाके ये मत कहना कि जापान में ताजा फल नहीं मिले। पूरे वृत्तांत से समझ के आता है कि ये देश ये मेरा है, इस देश में अच्छा या बुरा कुछ भी होगा वो किसका है, मेरा है। इस देश की शान सब जगह बननी चाहिए, वो कर्तव्य किसका है, मेरा है। तो आप सोचिए इतनी प्रेरणादायक उदाहरण हमें जापान से मिला, इसलिए तो आज हम जापान को देखते हैं, इतने न्यूक्लियर विस्फोट वहां पर होने के बावजूद भी आज भी वो विकसित देशों की श्रृंखला में आगे खड़े। एक वहीं का जापान का एक उदाहरण आता है। तो वहीं एक कोई यात्री यात्रा कर रहे थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा
कि जब मैं जापान में यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा एक व्यक्ति वहीं का जापानी, तो वो अपने साथ सुई धागा लेके आए हुए और जो सीट फटी हुई थी उस सीट को सील रहा है। तो जैसे उसने वो सीट सीलना शुरू किया तो ये इसके मन में भी क्यूरियोसिटी हुई है क्यों सील रहा है। तो उसने पूछा, तो उसने बताया कि यहाँ के संसाधन किसके हैं, हमारे हैं, इन सब संसाधनों को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। शायद किसी कारण से फट गई होगी तो वो सीलने का वो अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, ये सारे जो कर्तव्य के बिंदु है बहुत बड़े बिंदु नहीं है, ये सारे वो छोटे छोटे से बिंदु हैं जो हम अपने आचरण व्यवहार में यदि डाल लेंगे तो हम अपने भारत को उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और उत्थान के स्तर पर भी देख पाएंगे। अंत में सिर्फ एक पंक्ति, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव के साथ हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। धन्यवाद। अति सशक्त उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने जितनी स्पष्टता से हमारे कर्तव्यों से संबंधित विचारों से हमें अनुग्रहित किया है, उसके लिए हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार है। वास्तव में जैसे आपने कहा कि ईच वन टीच वन, ये विचार पहली बार सुना और बहुत अच्छा लगा। इस सब पर यदि हम आगे बढ़ें तो वास्तव में हम देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। जिस प्रकार आपने कर्तव्यों की चर्चा की है और आपने कहा कि समाज में यदि हम व्यवहार में अपने कर्तव्यों को ले आएंगे तभी कुछ न कुछ नया हमें प्राप्त हो सकता है। कर्तव्य वास्तव में हमारी निष्ठा है, निष्ठा से ही हमें इसकी प्राप्ति हो सकती है। आइए कार्यक्रम को एक नई दिशा देते हैं। बात हो रही है संविधान की। हम यहाँ उपस्थित हैं आज सशक्त भारत मंच के तत्वाधान में संविधान जानो कार्यक्रम के अंतर्गत। तो वास्तव में हमें संविधान को जानना है और संविधान को क्यों जानना चाहिए और किसको जानना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमारा जो देश है वो युवाओं का देश कहलाता है। भारत एक युवाओं का देश है और युवाओं के लिए संविधान एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ भी नहीं है, एक ऐसी दिशा है जो हमें अधिकार प्रदान करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं दो पंक्तियों से आदरणीय अपने राष्ट्रीय संयोजक जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ कि तोड़ना है हर पिंजरा, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें ज़मीं पर नहीं, आसमान अभी बाकी है। और लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा जी। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध वर्ग और मेरे प्यारे साथियों, मुकुंद जी ने आज आपको एक शब्द तो दे ही दिया, मित्र। तो मैं मित्र ही मानता हूं सबको, क्योंकि काफ़ी 15 वर्षों से अध्यापन कार्य में हूं और रोजाना आप जैसे ही मित्रों से मेरा राब्ता होता है या रूबरू में होता हूं। हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी, 1 साल हमें हो गया, कि पूरे देश में संविधान को लेकर हम एक जागरण कार्य करें। मकसद यही था कि जो हमने अपने पड़ोस में देखा, चाहे वो बांग्लादेश में देखा हो, श्रीलंका में देखा हो या नेपाल में देखा हो, ऐसी कभी भी कोई घटना भारत में ना हो। ये एक मोटिव, एक मकसद लेकर हम चल रहे हैं, जिससे मुझे सहयोग सभी का मिलता है। मैंने जब मैं आग्रह करता हूँ, आज मैंने आग्रह किया निशा बहन जी से, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आऊँगी। मुकुंद भाई साहब से मैंने किया, चमनलाल भाई साहब से किया, धीरज भाई साहब को मैंने, मित्र भी हैं मेरे, तो मैंने उनको कहा कि आप हॉल की व्यवस्था करें, तो उन्होंने किया। संक्षिप्त में अपनी बात को रखूंगा क्योंकि समय भी हो रहा है, चाय भी ठंडी हो रही है। मुझे पता चला है, धीरज जी ने बताया कि चाय आ चुकी है और ठंडी हो रही है। तो जब हम बात करते हैं संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान, जब भाई साहब ने लास्ट में एक लाइन बोली कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देश को देना सीखें। और एक बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टार्टिंग में बोली थी कि हम एक ऐसे देश के अंदर रहते हैं जिस देश को हम लोग बोलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर चलने वाला देश। मैं हमेशा अक्सर इस बात को बोलता हूं कि मेरा देश वो देश है जो जन्म से लेके मृत्यु तक की जिम्मेदारी लेता है। अगर एक बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसका सारा खर्चा सरकारी अस्पताल के द्वारा वहन किया जाता है, और इवन उसके लालन पालन के लिए भी, यानी कि टीका हो, भोजन हो, आहार हो, तमाम तरह की सुविधाएं, उसके ऊपर शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A।
कि आपको मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, उसके पश्चात भी तमाम तरह की वो सारी सुविधाएं जीवन पर्यंत हमको निःशुल्क मिलती है। और अगर देहावसान भी हो जाए और ये ना पता हो कि किसकी बॉडी है, तो सरकारी जिम्मेदारी होती है कि उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम जो सफर है वो तय करे। हम उस देश में रहते हैं, इसका मतलब देश हमें कितना कुछ दे रहा है, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी देश को देखें। कमियां हैं, कमियां किस देश में नहीं है? आप मुझे एक देश का नाम बताइए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं और पिछले 15 साल से पढ़ रहा हूं। एक देश दुनिया में ऐसा नहीं जिसके अंदर कमियां ना हो, कोई देश ऐसा नहीं। कितना महान मान लीजिए, कितना बड़ा मान लीजिए, इवन अमेरिका भी जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं, आज वो भी आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार देखिए, नोबेल लेने के लिए कितना झड़पड़ा रहे थे, तड़पड़ा रहे थे, मतलब कहते हैं एकदम बिल्कुल बेचैनी थी कि नोबेल मिल जाए, नोबेल मिल जाए, और क्रेडिट हो या ना हो लेने का प्रयास। यानी कि उस तरह का बाहुबली देश भी अनेकों कमियों से ग्रसित है, चाहे कोई भी कमियां हो, चीन हो, कोई भी हो। और मैं तो हमेशा बोलता हूं, क्योंकि संविधान को पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, पिछले 15 वर्षों से इसी कार्य में लगा हुआ हूं, तो संविधान को भी अगर आप देखेंगे, मैं तो हमेशा अपने उन संविधान निर्माताओं की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर की तारीफ करता हूं कि जिन्होंने इतना शानदार संविधान बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का कोई संविधान ऐसा नहीं है जो इससे बड़ा संविधान हो, आर्टिकल 395 के साथ, और आपके भाग 22 और साथ में आपका 12 अनुसूचियों के साथ, जिसमें उन सब बातों को सम्मिलित किया गया, जिसमें आज हम सपना देख रहे हैं किसका, 2047 में विकसित भारत बनने का। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है दोस्तों जहां पर इतनी तीव्र गति से तरक्की की, और कारण एक ही, क्योंकि हम संविधान ही नहीं, हम संविधानवाद को मानने वाले हैं। जो भाई साहब ने कहा कि संविधान केवल कहने से नहीं, संविधान कोई दस्तावेज, कोई कागज का टुकड़ा, कोई पुस्तक नहीं है। संविधान एक जीता जागता, जो मुकुंद भाई साहब बोल रहे थे, मुकुंद जी बोल रहे थे कि जीता जागता जीवंत संविधान है, ये अंबेडकर जी ने कहा। और यही कारण है आज भी हमारा संविधान निर्मित हो रहा है दोस्तों। संविधान लागू हुए 75 वर्ष हुए, 106 संविधान संशोधन हो चुके। अंबेडकर जी ने खुद कहा था कि जिस गति से हमको चलना है, उसके लिए हमको संविधान में लगातार परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि समय की मांग के अनुसार होगा। और कहा भी जाता है कि हम तो दरिया हैं, रास्ता बन जाएगा। और रास्ता कब बनेगा? जब हमारा संविधान भी एक दरिया के अनुसार बदलेगा और चलेगा। अभी 3 दिन पहले मैं नेपाल के एम्बेसडर के साथ था, मुझे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, आपको भी बड़ा मतलब गर्व महसूस होगा अपने ऊपर। उन्होंने मुझे कहा, निपुण जी, अगर आपके जैसा संविधान हमारे यहाँ पर होता और आपके जैसा पॉलिटिकल, मैं लिटरली उनके शब्द आपको बता रहा हूँ, आप मेरा जाके सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, उनकी वो लाइन मैंने रिकॉर्ड भी करवा ली थी, कि आपके जैसा संविधान हमारे यहाँ पर होता और आपके जैसा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ पर होता, तो आज नेपाल की ये गति ना होती, यानी कि जैन जी प्रोटेस्ट जो हो रहे थे वो ना होते। नेपाल के पास क्या नहीं, उन्होंने कहा 4600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता, और टूरिज्म, दुनिया की जो 10 पीक है उनमें से 8 पीक नेपाल के अंदर है। इवन माउंट एवरेस्ट, इवन कैलाश मानसरोवर की यात्रा, यानी कि आपको हम बात करते हैं कैलाश पर्वत की बात, 8 पीक्स नेपाल में है। यानी कि दुनिया का सबसे शानदार टूरिज्म हिमालय की गोद में नेपाल के अंदर है। लेकिन नेपाल डेवलप नहीं हो पाया, रीजन संविधान नहीं था। और हम इतनी विविधता को लेकर, मुकुंद जी बता रहे थे, कौन सा धर्म ऐसा नहीं है जो भारत में नहीं है। इवन धर्म के अंदर भी जो अलग अलग फिरके हैं, देवबंदी, बरेलवी, किसी भी धर्म का आप नाम लीजिए, जो दुनिया में धर्म नहीं है, पारसी धर्म आज भारत में है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, तमाम तरह के रिलीजन आपको भारत में देखने को मिलेंगे। भारत में हर धर्म के हर फिरके, अहमदिया को पाकिस्तान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत में अहमदिया फल फूल रहे हैं। हाँ या ना? तो जब इतनी विविधता अपनी हो और उस विविधता को लेकर चलना, और इस एक सूत्र में बांधना और एक मंत्र के साथ चलना, क्या हम एक हैं? और वो एक का भाव हमको संविधान ने दिया। रीजन क्या था कि संविधान ने विविधताओं को लिया, विविधताओं के साथ सभी की भावनाओं का सम्मान रखते हुए चले, और कहा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और कहा सभी को जीने का अधिकार, आर्टिकल 21, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, तमाम तरह के अधिकार। अभी जैसे भाई पूछ रहे थे कि नीति निषेध तत्व और मौलिक अधिकार, दोनों में किसको प्राथमिकता दी गई? यानी कि अगर हम बात करें हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार नागरिकों के, और नीति निषेध तत्व जो राज्य को, सरकारों को कार्य करने हैं।
यहाँ पर एक बड़ा सुंदर, खुद BM राव जी ने, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को बोला था कि देखिए, दोनों के दोनों हमारे अधिकार हैं, बस है क्या कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, व्यापकता ज्यादा है, इसलिए हम DPSP को क्या नहीं कर रहे हैं, उसको लीगली प्रोविजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन DPSP ही वो अधिकार है, वो क्षेत्र है जिससे रियलिटी में नागरिकों को लाभ मिलता है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, एक गरीब व्यक्ति की बात करूं, कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगा दे, रिट की डिमांड कर दे कि मेरा अधिकार छिन गया। लेकिन DPSP के माध्यम से, जो भी भाई साहब ने कहा, देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता सब, यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ पे देखने मिल रहा है, वो सब DPSP से मिल रहा है। तो DPSP महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर अम्बेडकर जी ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आम नागरिक को, आम मानविकी को जो लाभ होता है वो DPSP से होता है। फंडामेंटल राइट का तो उसको पता ही नहीं कि बोलने का अधिकार क्या है, कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं भारत तेरे जजेस होंगे, इस प्रकार के उद्बोधन भी मिलते और कहते हैं कि ये हमको वाक अभिव्यक्ति की, यानी कि बोलने का अधिकार हमको मिला हुआ है। जबकि उन्होंने अगर हमारा वाक्य में मौलिक अधिकार पढ़ा हो और आर्टिकल 19 पढ़ा हो, आर्टिकल 19(1) हमको बोलता है बोलने की आजादी, लेकिन वही 19(2) में कहा गया कि आप राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, इसका सदाचार, कदाचार, न्यायालय की अवमानना, कोई भी ऐसा क्रियाकलाप नहीं करेंगे जो आपके देश को तोड़ने की बात करे। लेकिन वो पढ़ लिया आर्टिकल 19(1), लेकिन आर्टिकल 19(2) नहीं पढ़ा। जो संतुलन की बात अभी की थी शुरुआत में खट्टर सर ने, जब हमारे प्रधानाचार्य जी ने जो बात कही कि एक संतुलन होना चाहिए किसमें, कर्तव्य और आपका अधिकार के बीच में, उस कर्तव्य और संतुलन, अधिकार के बीच जो बैलेंस है, उस बैलेंस को बिगाड़ के रखा हुआ है। मैं मानता हूं कमियां हैं, लेकिन एक बात जो भाई साहब ने बोली, हम भारत के लोग, संविधान का पहला पेज प्रस्तावना की पहली पंक्ति, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और अंतिम पंक्ति, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। ये नहीं लिखा कि हम संविधान सभा के लोग, ये नहीं लिखा कि मैं अंबेडकर, उन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो आज भी हैं, उस समय भी और आज भी, हम आज भी अपना संविधान क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, अपने अंग के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। उसको लगातार डिस्कशन करके हम क्या कर रहे हैं, उसको नया नवीन बना रहे हैं और अपनी आत्मा पर स्थान दे रहे हैं। तो कमियां हैं, लेकिन कमियां दूर किसको करनी है? किसी और को नहीं। ये घर मेरा है, इसकी सफाई भी कोई करेगा तो केवल मैं करूंगा, और केवल ये नहीं कि झंडा उठा के खड़े हो जाना है, व्यवहारिकता के साथ। जैसे भी कर्तव्यों की पूरी व्याख्या, 11 कर्तव्यों की भाई साहब ने पूरी व्याख्या आपके सामने की, उन पूरे 11 कर्तव्यों का अगर हम अंशतः पालन भी करें तो भी हम लोग एक भारत का, एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकते हैं, जो सभी धर्मों, जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, प्रांत, प्रदेश सभी को साथ लेकर चलेगा। ऐसा भी हम देश का निर्माण कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, राष्ट्र, उनको समझ में नहीं आता हमारे राष्ट्र की परिभाषा। वो कहते हैं कि एक भाषा हो, एक प्रजाति हो। हिटलर कहता था कि दुनिया में हम सबसे अलग हैं। क्यों हैं जी अलग? कि हम गोरे हैं, और गोरे होने के साथ साथ हमारी नीली आंखें हैं, इसलिए हम डिफरेंट, और हमारा एक दायित्व बनता है पूरी दुनिया में हम राज करें। लेकिन हमारा तो विचार ऐसा नहीं है। हम तो क्या बोलते हैं, जो भाई साहब ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या, वसुदेव कुटुंबकम, अयम निज परवेति गन्ना लघु समुदाय चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, कि ये तेरा मेरा छोड़े हृदय वाले बात करते हैं। हम पूरे विश्व को लेकर चलते हैं, और यही वजह है कि सारी सभ्यता दुनिया में खत्म हो गई, लेकिन भारत की सभ्यता आज तक भी मौलिक रूप से उसी रूप में जो हजारों साल पहले मेरे पुरखे बोलते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसी मंत्र को आज भी हम लेकर चल रहे हैं। रीजन कि कुछ बात हमें अस्थि मिटती नहीं इस जहां से। रीजन क्या था? रीजन ये, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को अपने संविधान के साथ लेकर चले। मैं यूं ही तारीफ नहीं करता हूं अपने संविधान की, मैं कहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी कल्चर को, और सिंपल सी बात है, ब्रिटेन एक देश का उदाहरण हमारे सामने है जहां पे संविधान नहीं है। कहते हैं यहां संविधान नहीं है, तो लेकिन ब्रिटेन के अंदर संविधानवाद है। संविधानवाद मतलब जब नागरिक संविधान को माने। हेलमेट इसलिए नहीं कि पुलिस वाले खड़े हैं तो हमको हेलमेट लगाना, हेलमेट इसलिए नहीं कि सिर पे लगाने के लिए, कोहनी पे लगाने के लिए हेलमेट नहीं है। हमको नियमों का पालन इसलिए करना है क्योंकि ये हमारी कल्चर हमको सिखाती है, बचपन से हमको हमारी कल्चर ने सिखाया। यस और नो? समय की सीमा है, क्योंकि समय काफी हमारा निकल चुका है आज।
फिर हम लोग कभी बैठेंगे, आराम से बातें करेंगे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। समीक्षा जी आपने बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, आगे आप कार्य कुछ करें। बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला आपका वक्तव्य है। हाँ, पूरा सभागार गुंजायमान हो गया है। आपने कितनी अच्छे से समीक्षा कोई क्वेरी पूछ लीजिए। कोई विवेक को समझाया है, कर्तव्य और अधिकार के। आप लोग के यदि कोई प्रश्न हो तो स्वागत है आप सभी का। कोई प्रश्न बेटा? हाँ बोलिए। देखा जाए मेरा कोई ऐसा खास प्रश्न तो नहीं, पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। आप सभी ने हमें इतना सिखाया, तो एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ। थोड़ा हास्य उसमें बताऊंगा, ह्यूमरस वे में। हाँ बताइए ना। एक खड़े हो जाओ। यदि आप खड़े हो जाए तो अच्छा। एक वीरू नाम का बच्चा था। पतीले में उसने दूध देखा, कच्चा था। उसने थोड़ा सा चखा, स्वाद नहीं, पके दूध का अपना स्वाद होता है। तो उसने वो पतीला दूध का रख दिया, चूल्हे पर आग लगा दी। अब दूध थोड़ी देर तक गर्म होता रहा, उबला। अब दूध बाहर आने लगा, नींबू हो रहा है, दूध बाहर निकल रहा है। तब उसने सोचा ये दूध बाहर निकल रहा है, ऐसे निकलने नहीं देना, ये तो बाहर निकल रहा है पतीले से। तब उसने एक तस्तरी ली, उस पर ढक दी दबा के, ये नहीं निकला। उस वक्त तक तो नहीं निकला। फिर कुछ क्षण बाद दूध गर्म हुआ, प्लेट को दूध पैक मारा। अब नींबू सोच में पड़ गया, ये क्या, दूध बाहर निकल रहा है, प्लेट गिर गई। अब नींबू के पिताजी आते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं होगा, इसमें एक गिलास पानी मिला दे, ठंडा हो जाएगा। मिलाते हैं, दूध ठंडा हो जाता है एक बार, पर आग तो जली हुई है। दूध कुछ क्षण तो रहता है स्टेबल, फिर बाद में वापस निकलता है। अब इन दोनों के जो ये कार्य थे, नींबू की माँ दे गई। ये तो संक्षिप्त में कर दो। दो गिलास डालेगी पानी, है ना माता जी? 2 गिलास का वो कहेंगे, संक्षिप्त में आ जाओ आप। माता जी आती है, तो कहती है अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो, क्यों पानी मिला रहे हो, आग को बुझा दो। क्यों प्लेट ढकनी, क्यों पानी मिलाना, आग बुझा दो। तो इस बात से मैं इस बात कहना चाहता हूँ कि जो आग है वो कर्तव्यों की है, जो उस दूध में भरी जा रही है। और दूध हम सब लोग हैं, पतीला वो राज्य है, देश है। अब और जो वो प्लेट है वो अपने पुलिस कर्मी वगैरह है, जो दूध निकलने पर ढकी जाती है, ये निकलने नहीं देगा, पर फिर भी निकलता है, अंततः दूध निकल ही जाता है। तो अब बात ये है कि काफी सालों से हमारा कल्चर है कि कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन दूध तो निकलता ही जा रहा है। हमने उसमें पानी भी मिलाया धर्म के नाम का, लोगों की मौलिक कर्तव्य नाम का, पर वो कुछ ही क्षण आदमी को रोक पाता है, उसके बाद दूध फिर निकल जाता है। तो हमें जो ये कर्तव्य की आग है, जो ये सम्मान भावना की आग है, उसे हटाना पड़ेगा, उसकी जगह प्रेम को लाना पड़ेगा। जो प्रेम की ठंडकता होती है, वो अपने आप जो सम्मान का है, कर्तव्यों का है, जो गैप रहता है, वो फिल अप कर देगा। क्योंकि जो आदमी खुद में फुलफिल हो जाए, संपूर्ण हो जाए, अगर वो खुद संपूर्ण नहीं है तो कुछ बना नहीं सकता, और जो बनाएगा नहीं वो तोड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हिटलर भी देख सकते हैं, जो बनाएगा नहीं वो तोड़ेगा। आप अच्छे कवि और लेखक हैं। यानी आप और व्यवस्थित लिखने का प्रयास करिए, आपके विचार को और अच्छी दिशा में देंगे। लिखते हैं आप? क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक, देखो बेटा, आपने जो प्रश्न किया वो बहुत शानदार प्रश्न था, और एक युवा मन में इसी प्रकार के प्रश्न आते भी हैं। लेकिन बेटा एक ध्यान रखिएगा, ये देश मेरा है ना। आप मुझे पूरी दुनिया में एक देश का एग्जाम्पल दो जिसने इतने कम समय में इतनी ग्रोथ की हो। चाइना का आप एग्जाम्पल अगर देते हैं
मैं अभी संवाद हम लोग कर लेंगे, अभी सेमिनार के बाद में हम लोग बैठ लेंगे आपके साथ, ठीक है ना। बस मैं इतना कहूँगा कि बेटा प्रॉब्लम्स हैं, सभी जगह प्रॉब्लम्स है, कोई देश ऐसा नहीं है, पर मुझे आप इतिहास में एक उदाहरण दो कि भारत में कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ हो। और सिंपल सी बात है बेटा, खुद गांधी जी ने कहा है, या गांधी छोड़िए, आप सीधा कृष्ण भगवद गीता को उठाइए, क्या कह रहे हैं कृष्ण, निष्काम कर्म योग, कि तू कर्म कर, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित है, लेकिन कर्तव्यों के साथ मिलेगा, अधिकार तुम्हारा है, तुम्हें मिलेगा। और यही बात उबलने की बात है, ये नेचुरल है कि हमारी इच्छाएं हैं, संसाधन कम है, इच्छाएं ज़्यादा हैं, वो होंगी, नेचुरल होंगी, लेकिन हमको अपने विवेक के माध्यम से क्या करना है, कंट्रोल करना है। और कोई बाहर वाला नहीं आएगा सुधारने के लिए। नहीं सुधरेंगे तो जो नेपाल की स्थिति, जो बांग्लादेश की स्थिति और जो श्रीलंका की स्थिति, और पाकिस्तान नज़दीक है, विद इन 1 से 2 ईयर पाकिस्तान आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, है। और चाय पे हम लोग बैठेंगे, लंबी चर्चा करेंगे, ठीक है। एक सवाल है शॉर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सिल्वर केस में ये कहा था कि रिलीजन होता है उसमें कुछ एसेंशियल प्रैक्टिस होती है, उनका हम पालन कर सकते हैं पर सारे पालन नहीं कर सकते। जैसा आपने बताया कि हम सिविल कोड ये है कि कुछ सिविल कोड रहेगा ऐसा तो पालन करना पड़ेगा, पर भारत ये अलाउ करता है कि सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि सेक्रेट प्लेसेस पे सेक्युलर लॉ लग जाते हैं और सेक्युलर प्लेसेस पे सेक्रेट लॉ दे रखते हैं? तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा समान राइट्स के लिए? देखो, सबरीमाला केस के अंदर सरकार के द्वारा पिटीशन दोबारा लगा दी गई है कि एक बार से विचार कीजिए कि जो अयप्पा स्वामी है वो ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता हैं, उस पर बात उठी है। और भी बहुत सारा एडल्ट्री के ऊपर भी पुनः विचार याचिका लगी है। और ऐसा नहीं कि ट्रिपल तलाक नहीं चेंज हुआ है, भाई वो भी तो चेंज हुआ है ना। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसी हिस्टोरिकल हमारी कुछ भूलें थी जो हम ब्रिटिश के टाइम से ही, ब्रिटिश ने हिंदू कोड बिल तो ला दिया था ब्रिटिश ने, लेकिन पूरे समाज के लिए लाए थे। इसी के लिए हमने आर्टिकल 44 जो मुकुंद भाई साहब ने आपको पूरा बताया, उसी को उन्होंने पूरी चर्चा की थी। और मेरे से वो बात करना हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छा विषय है आपका, ठीक है ना। किसी और के मन पे विचार हो, स्वागत है आपका। धन्यवाद कार्यक्रम को आगे धीरज जी को धन्यवाद करो। अच्छा हाँ, निशा देखिए, नारियां जहाँ पूजा का थाल सजाना जानती हैं, वहीं तेज तलवार चलाना भी जानती हैं। नारियां वेद, गीता, पुराण भी पढ़ सकती हैं, तो अपने और दूसरों के हक के लिए लड़ भी सकती हैं। यहाँ हमारे मध्य बैठी है नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही आदरणीय निशा चौधरी जी। मैं 4 पंक्ति से इन्हें बुलाना चाहूंगी, क्योंकि जैसे हम प्राचीन काल से वर्तमान समय तक पढ़ते और देखते चले आ रहे हैं कि हमारे मध्य स्त्रियों ने, नारियों ने कितनी भीषण दुविधाएं सही, और फिर भी वे हमेशा आगे बढ़ी हैं। हमने अपाला को पढ़ा, घोषा, लोपामुद्रा, हानी रानी, लक्ष्मीबाई, सब हमने पढ़ी है, पद्मावती, कैसे कैसे वे आगे बढ़ी हैं। तो मैं ये हमें जीवन भी देती है और ज्योति भी देती है। 4 पंक्तियों से मैं उनसे आग्रह है कि वे मंच पर आए कि हम उठे, नारियों के लिए है कि हम उठे तो विश्व के आयाम बदले, हम उठे तो विश्व के आयाम बदले, मापदंडों से नए परिणाम बदले। हम उठे तो विश्व के आयाम बदले, मापदंडों से नए परिणाम बदले। योग जाना वेद की जानी दिशाएं, योग जाना वेद की जानी दिशाएं, दीर्घगामी लाभ नित्य निष्काम बदले। आदरणीय निशा जी, आप मंच पर आसीन परमादरणीय प्रधानाचार्य जी किसी काम में चले गए, जिनके कारण आज आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी सुविधाएं पा रहे होंगे। प्रोफेसर भाई धीरज कुमार जी जिन्होंने कार्यक्रम कराया, डीसीपी भाई मुकुंद बिहारी जी जिन्होंने इतनी सारी बातें आपको कानून की भी बता दी, आपके अधिकारों की भी बता दी, और भाई चमन लाल जी जिन्होंने कर्तव्यों के बारे में बात की, और आज इस कार्यक्रम के सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी जिन्होंने ये कारवां 1 साल पहले शुरू किया और आज देश के कोने कोने तक संविधान के बारे में जो जागरूकता फैलाई, भाई निपुण आलम बयान जी। आप सबसे जो मुझे आज सीखने को मिला, मैं सबसे पहले तो आप सबकी आभारी हूँ। इतना कुछ मुझे आप सबसे सीखने को मिला। मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक ऐसे कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित हूँ और अपना समय यहाँ पर दूँ। रही बात आप सभी विद्यार्थियों की, मेरे बच्चों के समान हैं आप सब। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि कर्तव्य हो, अधिकार हो, कुछ भी हो, सबसे पहले अगर एक इंसान, क्योंकि हम अगर जानवरों से भी सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं,
तो हमें तो ईश्वर ने ये ऊपर जितनी सी दी है ना, ये 5-6 इंच की खोपड़ी, ये इतनी ताकतवर है कि इसका उपयोग और दुरुपयोग सिर्फ इस 2 में भी फ़र्क जान लें तो समझ लीजिए हमारी जीवन पार हो गया और हमने देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। जो कुछ भी हमारे पास है हम उसका उपयोग करें या दुरुपयोग करें, यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। तो मैं एक माँ, बहन, बेटी और एक नारी होने के नाते मैं सबसे पहले कहूँगी आप सभी से कि अगर आप अपने आप को भी नशे से दूर, अपना मानसिक, अपना शारीरिक स्वास्थ्य, अपने देश के प्रति वो जिम्मेदारी जो सबसे पहले खुद के प्रति ज़रूरी है कि अच्छा भोजन, अच्छा पहनना, अगर आप अपने प्रति वो जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं तो मुझे लगता है आप एक परिवार की इकाई को मजबूत कर देते हैं। अगर आप एक बेटे हैं तो आप अपने बेटे का, भाई का क्या फर्ज है वो जान लें तो नेचुरली दूसरे की बेटी और बहन और माँ का आदर आप अपने आप करना सीखते हैं। और अगर आप एक बेटी हैं तो अभी मुकुंद जी ने बहुत ही अच्छी बात कही नारी के बारे में कि 50% वाली बात, ये सत्य है। हम आधी आबादी हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी मुझे लगता है आधी ही है। और मैं कहती हूँ एक बेटी अगर शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, और एक बेटी सशक्त होती है तो एक समाज सशक्त होता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप मानकर चलिए, मैं बहुत छोटा और देसी उदाहरण दे रही हूँ। आजकल के बच्चे ये कहते हैं कि हम बराबर हैं। मैं एक महिला होने के नाते मेरी भी बेटियां हैं। हाँ, हम बराबर हैं, पर हर चीज में बराबरी ईश्वर ने भी नहीं बनाई। हम नहीं कहते कि पुरुषों को तुम महिला के बराबर हो, तो मैं अपनी बेटियों को भी ये नहीं कहती आप पुरुषों के बराबर हैं। नहीं, हम बराबर हैं अपने अधिकारों के लिए, हम बराबर अपने कर्तव्यों के लिए भी हैं, अपनी जीवन शैली के लिए भी हैं। तो अगर बायोलॉजिकल ईश्वर ने हमें कुछ विभिन्नताएं दी हैं तो हमें उसको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको मानना चाहिए, और उसको मान करके दोनों को ये बैलेंस बनाना चाहिए, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। तो आज बेटियों को भी, यहाँ कम ही बेटियां हैं, सबको आज जितना आपने सीखा है जा करके अपने दोस्तों को, अपने परिवार को जरूर साझा कीजिए कि कितनी गहन बातें जो हमें कोई चीज़ नहीं सिखाती इस संविधान ने हमें दी हैं और हमें सिखाई हैं। आज हम कानून की पढ़ाई कर पाए ना कर पाए, लेकिन अगर संविधान की कुछ बातें ये जान ले कि इतने अधिकार हमें दिए हैं, तो वो अधिकार जिसको दिए हैं अगर दूसरा अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता तो अधिकारों का हनन अपने आप हो जाएगा। आप घर में जाके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। अगर माँ कहती है कि बेटा ये नहीं खाना, तो उसके पीछे कारण मत जानिए, उसके पीछे बस एक ही चीज़ है कि वो आपको बहुत बेहतर बनाना चाहती है। एक पिता कहता है कि बेटे इस जगह नहीं जाना, तो वो सिर्फ ये कहना चाहता है कि उस जगह जाने से बेटा आपका कुछ हनन होगा, कुछ नुकसान होगा। अगर आप ये भरोसा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने समाज पे रखते हैं तो जेन्युइनली मुझे लगता है कोई बाधा इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से रोक नहीं सकती। क्योंकि आज आप जो देश का भविष्य हैं, आज आप इस देश के भविष्य के निर्माता हैं। हमने तो जो करना था लगभग कर दिया। आज देश के चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राजनीतिज्ञ हो, कोई भी संसद देश का निर्माण नहीं करती। अगर देश का निर्माण कोई करता है तो एक प्रति व्यक्ति की इंसान की विचार है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। तो एक महिला के विचार अपने परिवार के प्रति कैसे हैं, पुरुष के विचार अपने परिवार और समाज के प्रति कैसे हैं, वो पहले खुद से जाने जाते हैं। आज मैं जा करके शाम को एक पैग लगा करके बैठ जाऊं तो आपको लगता है मैं देश निर्माण और परिवार निर्माण में सहयोग कर रही हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। मेरा क्या कर्तव्य है ये सबसे पहले मुझे जानना चाहिए, क्योंकि उससे सबसे पहले मेरा नुकसान है, फिर मेरे बच्चों का नुकसान है, फिर मेरे समाज का नुकसान है। तो जिस दिन हमने अपने नुकसान से अपने फायदे की तरफ बदलना शुरू कर दिया और अपने साथ वाले को भी थोड़ा थोड़ा उसके लिए उकसाना शुरू कर दिया कि नहीं ये गलत है और ये सही है, ये शरीर के लिए हानिकारक है, मन के लिए हानिकारक है, दिमाग के लिए हानिकारक है। किताबें तो बहुत छपी हैं, इस विद्यालय में आकर के अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी, नहीं पढ़ी तो तरसते हैं लोग ऐसे कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो आप सोचिए ऐसे ही पल पल। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ, इतना कुछ मुझे सीखने को मिला। तो मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, आप अपने आप को इतना मजबूत, इतना सशक्त बना लें मानसिक और शारीरिक रूप से कि आपके अंदर शारीरिक रूप से एक सैनिक पैदा हो कि जिस दिन देश पे कोई भी आफत आए तो ये सर कटाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जिस दिन आपके ऊपर
कोई मानसिक प्रताड़ना या कोई बोझ है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जीवन में उतार चढ़ाव ना हो। जीवन का मतलब ही उतार चढ़ाव है, तो उस संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी नमक के साथ रोटी खा के सोना पड़े तो ये मत कहना कि मुझे तो आज कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उनसे पूछिए जिनको खाने के लिए सामने थाल तो सजे हैं, लेकिन एक डॉक्टर ने बोल रखा है किसी को अन्न नहीं खाना, किसी को मीठा नहीं खाना, किसी को घी नहीं खाना। तो इससे बेहतर है कि हम कुछ मिल ही गया, चाहे वो नमक के साथ ही सही। धन्यवाद कीजिए उस रसोई का, उस प्रभु का, उस धरती का जिसने हमें इतना कुछ दिया है। अंत में एक नारा हम लगाएं, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। यही वो जननी है जो हमें इस चीज के लिए तैयार करती है कि हम देश के लिए सबसे पहले समर्पित रहें। देश रहेगा तो हम रहेंगे, पहले राष्ट्र फिर सब कुछ। धन्यवाद। एक बार पुनः तालियां हो जाएं आपकी, इतना प्रभावशाली वक्तव्य, अति सुंदर, अति सुंदर। मैं 2 पंक्तियां आपको सौंपे बिना रह नहीं पा रही हूँ। आपको समर्पित है। तुम अमिट अटल अध्यासी हो, तुम अमिट अटल अध्यासी हो, ब्रह्मांड प्रचलित राशि हो, आशीषों की गंगोत्री हो, तुम ज्योति अनंत विनाशी हो, तुम ज्योति अनंत विनाशी हो, तुम ज्योति अनंत विनाशी हो। देखिए, आज हमने संविधान को सुना है, समझा है, महसूस किया है, और अब समय है उसे जीने का। अब समय है उसे अपने जीवन में उतारने का। अब समय है उन सब चीज़ों को मानने का, जानने का, आगे सबको समझाने का। आज का जो कार्यक्रम था वो मात्र एक संगोष्ठी नहीं है। अगर हम इसको एक प्रण की तरह लें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अंत में मैं बुलाना चाहती हूँ आदरणीय धीरज कुमार जी को कि कृपया वे आएँ और कार्यक्रम के समापन अवसर पर विशेष धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आदरणीय धीरज जी। नमस्कार सभी लोगों को और मंचस्थ सभी सम्मानित जनों को और सभी जो हमारे यहाँ पे श्रोतागण हैं, सभी जो हमारे भातृ बंधु हैं, सभी को। क्योंकि कहा, जैसे प्राचार्य महोदय ने भी कहा कि प्राप्ते तु सोर्से वर्ती पुत्रम मित्र, अब पुत्र में उसको पुत्री भी जोड़ लीजिए एक मंत्र में तो वो पूर्ण हो जाएगा कि पुत्रम मित्र वदाचरित, आप लोगों को मित्र की भांति जो मित्रवत व्यवहार है उससे। और उनका जो एक प्रश्न था तो ये कहते हैं कि धर्म की जो बात भाई साहब ने कही कि धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य गुण है, और वही कर्तव्य की बात है। जो हमारे धर्म की जो व्याख्या उसकी जो अंग्रेजी में कोई समतुल्य नहीं मिलता, और ये जो पूरी भावना जो आई है वो इसी से आई है। और वो जो आपका प्रेम का तत्व है वो भी वो धारण करने के श्रेष्ठ गुण की भावना है। तो ये दोनों ही कर्तव्य और अधिकार का जो सामंजस्य है वो बड़ा अद्भुत है। और भारतीय संविधान इसका एक अनोखा दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज है जो एक जीवन दस्तावेज, जो सभी ने कहा, और किस तरह से हम उसको आत्मार्पित करते हैं, अपने आप को अंगीकृत करते हैं। क्योंकि जब कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि हमारी जो मातृभूमि है और वही हमारा स्वर्ग है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सदियों से यही मंत्र हमारे मनो मस्तिष्क में गूंजता रहा है और आज भी वही हमारा ध्येय वाक्य है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं अपनी दृष्टि को उस रूप में, अपनी सृष्टि को उस रूप में पाते हैं कि हम बड़े दिव्य हैं, कि हम इस धरा भूमि पर अवतरित हुए। अवतरण है ये हमारा, समझिए हमारा भाग्य है कि हम यहाँ पर हैं। और सारी विसंगतियों के बीच आज जो एक लोकतंत्र की भूमि है, और जो पूरा कहा गया कि ये तो लोकतंत्र की जननी है ये भूमि, और हमारे संस्कारों में वो है, हमारे संविधानवाद हमारे संस्कारों में है। और इसीलिए B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो लोग उस चीज को, संविधान को किस तरह से अपनाएंगे और किस तरह से उसका अनुपालन करेंगे, उसी पर उसकी जो है गरिमा स्थापित होगी। तो ये सारे विडंबनाओं के बीच भारत आज सशक्त भारत है। आज सशक्त भारत मंच के माध्यम से इस विचार को जो प्रसारित किया गया
उसका उद्देश्य यही था कि हम बार बार इससे अनुप्राणित होते रहें और अपने सारी कमियों को, जो भाई साहब ने कहा समान नागरिक संहिता, वो भी होगा, वो भी एक समय होगा। आज चाहे जितना भी किसी को उस चीजों को लेकर के वो अपने संकीर्ण दायरों से देखते हैं, उससे बाहर निकल करके देखेंगे और अपने राष्ट्र के भविष्य को उस रूप में देखेंगे कि जब हम अपने नागरिक कर्तव्यों को, नागरिक अधिकारों को एकदम से एक साथ सामंजस्य से स्वीकार करेंगे, अपने सहज भाव से अपने पूरे व्यक्तित्व में आत्मसात करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ सभी और आगे अब जो है आप घोषणा कर दें। समीक्षा जी बहुत अच्छा, आइए समीक्षा जी का एक बार सम्मान करें। बहुत अच्छा इन्होंने संचालन किया और जलपान की व्यवस्था की घोषणा। आप सभी से आग्रह है कि जलपान की व्यवस्था है, आप लोग उसे किए बिना नहीं जाएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम। सुमधुरभाषिणी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय।